हमारा हीरो जाओ जो बस एक शांति भरी जिंदगी चाहता था, लेकिन उसके पास कुछ ऐसी ताकतें थी जिन्हें दुनिया का हर एक ताकतवर शख्स हासिल करना चाहता था। और अब उन ताकतों को पाने के लिए हर कोई जाओ के पीछे पड़ जाता है। और इसके बाद जाओ की शांति भरी जिंदगी की ऐसी की तैसी हो जाती है। साथ ही जाओ की जिंदगी में एक खतरनाक लड़की है जो उसे अपना गुलाम बनाकर रखे हुए है। पता नहीं बेचारे के साथ क्या क्या होगा, चलो जानते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक काली चांदनी रात में एक शख्स को नशे की हालत में जंगल के बीच वाले रास्ते से उसके घर की ओर जाते हुए देखते हैं, लेकिन गलती से वो चलते हुए एक कब्रिस्तान में आ जाता है और अब वहीं बैठ वो बात करने लगता है कि उसकी जिंदगी में कितनी सारी तकलीफें हैं। लेकिन तभी उसे कुछ आवाज आती है और अगले ही पल में हम उसे बहुत घबराया हुआ देखते हैं और आखिर में हमें बस उसके चिल्लाने की आवाज आती है। अब अगले दिन हम एक लड़की को देखते हैं जो एक टैक्सी की सहायता से उसी कब्रिस्तान तक पहुंचती है, जिसके बाद हम कब्रिस्तान में उसी आदमी को देखते हैं जो कल रात कब्रिस्तान में आ चुका था और आज वो पुलिस वालों को बता रहा है कि कल रात यहाँ क्या हुआ था। यहाँ पूरी जगह तहस महस हो चुकी है, यहाँ जितनी भी कब्रें थी वो सब टूट चुकी हैं। पुलिस देखती है कि यहाँ पर कब्रों की खुदाई की गई है। तभी ये पुलिस वाला एक कब्र को देखता है जो कि खाली थी और ये कब्र थी ज़ैंग शीलिन की। वो पुलिस ऑफिसर हैरान होते हुए कहता है कि क्या इसमें ज़ैंग फैमिली इन्वॉल्व है, यानी कि ये मामला बहुत ही ज्यादा पेचीदा होने वाला है। लेकिन तभी यहाँ वो लड़की आती है जिसे हमने थोड़ी देर पहले देखा था और वो यहाँ आकर बताती है कि ये कब्र उसके दद्दू की है, ज़ैंग शीलिन की। वो ऑफिसर कहता है मैंने कभी नहीं सुना था कि उनकी कोई ग्रैंड डॉटर भी है। ये बात सुन वो लड़की उन्हें अपना आईडी कार्ड दिखाती है। दूसरी ओर हम हमारी कहानी के हीरो को देखते हैं जो शहर से गांव आ रहा है क्योंकि उसे ये खबर मिल चुकी है कि उसके दद्दू की कब्र खाली है। और शाम होते होते वो गांव तक पहुंच जाता है। वो एक लंबे वक्त के बाद अपने गांव आया है। वैसे इसका नाम ज़ैंग चूलैन है और हम इसे ज़ैंग बुलाएंगे। तभी ज़ैंग को रिसीव करने के लिए यहाँ एक आदमी आता है। अरे ज़ैंग भाई, बड़े दिनों बाद आया तू, और बता कॉलेज लाइफ कैसी चल रही है, कोई लड़की पटाई या नहीं? पर ज़ैंग यहाँ कुछ नहीं कह पाता। वो बंदा कहता है मतलब तू अब तक एक वर्जिन है? ये बात सुन ज़ैंग भड़क जाता है। अबे ऐसा कुछ नहीं है, कॉलेज में लड़कियां ना मेरे आगे पीछे घूमती हैं। और इसके बाद ये बहसबाजी कर पुलिस स्टेशन में पुलिस वाला कहता है हम इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके दद्दू की डेड बॉडी कहाँ गई। लेकिन हमारी इन्वेस्टिगेशन के दौरान वहाँ एक लड़की आई जो खुद को ज़ैंग शीलिन की पोती बता रही है और यहाँ ये लड़की ज़ैंग परिवार के बारे में सारी बातें जानती है। वो कहती है कि ज़ैंग के पिता ने उसकी माँ के साथ संबंध रखे और जब वो प्रेग्नेंट हो गई तब वो आदमी उन्हें छोड़कर भाग गया। उस लड़की के पास सबूत के तौर पर उसकी आईडी है और पुलिस ने उसकी आईडी से ये कंफर्मेशन कर लिया है कि उसका नाम ज़ैंग बाओ बाओ है। वैसे उसकी कहानी को मद्देनजर रखते हुए मैंने तुम्हारे पिता को ढूंढने की भी काफी कोशिश की है, लेकिन हमें उनके बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली। अब ये सारी बातें सुन ज़ैंग अपने दद्दू की कब्र को देखने के लिए कब्रिस्तान जाने के लिए निकल पड़ता है। और अब रात के दौरान वो जंगल की सर्द हवाओं से होता हुआ ये सोचते हुए कि उसके दद्दू की बॉडी को आखिर किसने निकाला होगा, कब्रिस्तान की ओर बढ़ रहा था। लेकिन तभी उसे कब्रिस्तान से कुछ आवाज आती है। वो भागकर वहां पहुंचता है। वो देखता है कि कोई शख्स वहां खुदाई कर रहा है और इसकी कंफर्मेशन के लिए वो शख्स की फोटो खींचने लगता है। फोटो खींचने पर पता चलता है कि ये तो एक मोहतरमा है और वो ज़ैंग को देख लेती हैं। इसीलिए ज़ैंग अब यहाँ से भागना शुरू कर देता है। ज़ैंग भागते हुए काफी दूर आ जाता है। उसे लगता है कि वो लड़की उसके पीछे नहीं आ रही, लेकिन तभी वो लड़की हवा में उछलते हुए सीधा आकर ज़ैंग पर हमला करके उसे बेहोश कर देती है। अब इसके बाद जब ज़ैंग को होश आता है वो अपने सामने एक अजीब से ज़ॉम्बी को देखता है, लेकिन अगले ही पल में वो लड़की वहाँ आकर उस ज़ॉम्बी को खत्म कर देती है। और यहाँ देखने पर लगता है कि ये लड़की बहुत ज्यादा खतरनाक है। ज़ैंग यहाँ घबरा जाता है, जिसके बाद वो लड़की ज़ैंग को घसीटते हुए कहीं ले जाने लगती है और इसके बाद वो उसे कब्र में फेंक देती है और कहती है कि मैं यहाँ तुम्हें दफना रही हूँ वरना तुम मेरे रास्ते में आओगी। ज़ैंग पूछता है लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रही हो और तुमने मेरे दद्दू की बॉडी को कब्र में से क्यों निकाला? लेकिन तभी ज़ैंग को पुलिस की बात याद आती है। वो कहता है कहीं आप ही तो मेरी बड़ी बहन नहीं, मैं आपका छोटा भाई ज़ैंग हूँ। अब उसकी ये बातें सुन वो लड़की कहती है ओह तो तुम हो ज़ैंग? वो कहता है हाँ मैं आपका छोटा भाई हूँ दीदी। लेकिन वो कहती है मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ, मैंने तो बस पुलिस को वो फेक आईडी दिखाई थी। ये बात सुन ज़ैंग के तोते उड़ जाते हैं और इसके बाद वो लड़की बाओ बाओ
जेंग को दफनाने लगती है। अब जेंग यहाँ चिल्लाने लगता है कि बचाओ बचाओ, और अगले ही पल में जमीन के अंदर से लाशें निकल आती हैं और ये लाशें ज़ॉम्बी की तरह आगे बढ़ने लगती हैं। उन लाशों को देख बाओ बाओ जेंग को दफनाने का कार्यक्रम रोक देती है और जेंग कहता है, मैं पुलिस को तुम्हारे बारे में बता दूंगा और तुम्हें जेल में डलवा दूंगा। लेकिन इसके बाद वो जरा बाहर देखता है कि मोहतरमा तो उन ज़ॉम्बीज़ को मार रही हैं, काट रही हैं, और ये देख जेंग की फट जाती है। और अब बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ को मारने के बाद भी वहाँ और भी ज्यादा ज़ॉम्बीज़ आते जा रहे थे, इसीलिए अब मोहतरमा तेजी से बाकी सबको भी काटने लगती हैं। अब इसी तरह वो बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ को खत्म कर देती हैं, लेकिन वहाँ पर वो ज़ॉम्बीज़ आते जा रहे थे। तभी एक ज़ॉम्बी जेंग की ओर बढ़ने लगता है। जेंग कहता है, बचाओ बचाओ। मोहतरमा वहाँ आकर जेंग की मदद करती हैं। बेचारा जेंग अब यहाँ पागल हो जाता है। शायद से ये सब एक सपना है, मैं तो एक सपना देख रहा हूँ, अब मुझे बस इस सपने से उठना है। लेकिन उसकी ये बकवास बातें सुन मैडम समझ जाती हैं कि ये एक नंबर का बेवकूफ है, और इसके बाद वो यहाँ से भाग जाती हैं। और अब जेंग की पूरी फट जाती है। वो सभी ज़ॉम्बीज़ जेंग की ओर ही बढ़ने लगते हैं और वो सभी उस पर टूट पड़ते हैं। दूसरी ओर हम एक और बंदे को देखते हैं जो बाओ बाओ का बॉस है। जैसे ही बाओ बाओ वहाँ आती है, ये पूछता है, माफ करना मुझे आने में देर हो गई, पर काम सही से तो चल रहा है ना। ये बताती है कि जेंग शीलिन की लाश उनकी कब्र में नहीं है और इन पर कुछ ज़ॉम्बीज़ ने हमला कर दिया था। ये कहता है, ज़ॉम्बीज़, ये काम जरूर से शियांगशी कांशी प्रैक्टिशनर का होगा। वैसे और कोई जरूरी बात? वो बताती है कि हाँ, जेंग शीलिन के पोते जेंग पर ज़ॉम्बीज़ ने हमला कर दिया है। ये सुन वो कहता है, और तुम उसे वहीं अकेला छोड़कर आ गई? मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि हमारे काम में किसी भी बेगुनाह को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, लेकिन तभी अचानक इन दोनों को कब्रिस्तान में से बहुत तेज बिजली चमकते हुए नजर आती है। और इसके बाद जब ये कब्रिस्तान में जाते हैं तब इन्हें वहाँ वो सभी ज़ॉम्बीज़ मरे हुए मिलते हैं, और इन सभी ज़ॉम्बीज़ को खत्म किया है जेंग ने। ये आदमी कहता है, मुझे ये बात पहले ही समझ जानी चाहिए थी। आखिर वो जेंग शीलिन का पोता जो ठहरा, उसके पास भी वो ताकतें होंगी। बाओ बाओ, ये लड़का इस वक्त कॉलेज में है ना? कैसा रहेगा अगर तुम भी कॉलेज में चली जाओ? और इसके बाद बाओ बाओ को उसकी कॉलेज आईडी मिल जाती है। दूसरी ओर हमें विलन्स का अड्डा दिखाया जाता है और यहाँ हम एक छोटे बच्चे को देखते हैं, और ये बच्चा विलन्स में से एक है, और वो अपनी एक साथी कन्या को बताता है कि इन्हें जेंग शीलिन की लाश मिल चुकी है। और मैं पहले ही बता दूं कि ये मोहतरमा बहुत सेक्सी है, मेरा मतलब बहुत खतरनाक है। अब अगले सीन में हम जेंग को उसके कॉलेज में देखते हैं। अब क्लास में बैठा हुआ जेंग यही सब सोच रहा था कि उसके साथ अब तक क्या क्या हुआ, और यहाँ पर वो बाओ बाओ की तस्वीर को अपने फोन से डिलीट कर देता है और कहता है कि अब मुझे वो सारी बातें भूल जानी चाहिए। लेकिन तभी उसके बगल में एक कन्या आकर बैठती है और वो देखता है कि ये तो मोहतरमा है, और बेचारा डर कर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। अब अगले सीन में जब टीचर क्लास में पढ़ा रहे थे तब यहाँ हमारा जाओ बाओ बाओ को लेकर परेशान था। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि ये लड़की यहाँ कहाँ से आ गई, इसीलिए वो उससे पूछता भी है, पर वो कहती है कि तुम्हें मुझसे जो पूछना है क्लास के बाद पूछना। बेचारा जाओ। अब क्लास के बाद जाओ कहता है, तुम मुझे फॉलो करना बंद करो वरना मैं तुम्हारी रिपोर्ट पुलिस में कर दूंगा। वो कहती है कि क्या मेरी रिपोर्ट? ये देखो मेरे पास मेरी कॉलेज आईडी है और इसमें मेरा नाम चोहोहो है और मैं यहाँ ताइवान से ट्रांसफर होकर आई हूँ। अब ये सारे झूठे सबूत देख जाओ का तो दिमाग खराब हो जाता है और वो गुस्से में कहता है, अरे तुम कोई भी हो, बस आज के बाद मेरे सामने मत आना। ये बात सुन बाओ बाओ अपने बॉस को कॉल करके पूछती है कि मैं इस लड़के के साथ जो चाहे वो कर सकती हूँ, है ना? अब बात करने के बाद वो जाओ से कहती है कि आज से तुम मेरे गुलाम हो। वो कहता है, बकवास करना बंद करो, मैं तुम्हारी रिपोर्ट पुलिस में कर दूंगा। बाओ बाओ कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पास कोई स्पेशल पावर है और मैं चाहती हूँ कि वो ताकत तुम मुझे दिखाओ। वो कहता है, पता नहीं तुम क्या बोल रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये बात सुन मोहतरमा जाओ पर हमला करते हुए कहती है कि अगर तुम मुझे अपनी ताकत नहीं दिखाओगे तब मैं तुम्हें मार दूंगी। लेकिन यहाँ जाओ उछलकर मोहतरमा को खुद से दूर कर देता है। लेकिन मोहतरमा फिर से उछलते हुए जाओ पर हमला करने जाती हैं। लेकिन यहाँ जाओ को अपने दादा की कही बात याद आती है कि चाहे कुछ हो जाए कभी भी अपनी ताकत का इस्तेमाल दूसरों के सामने मत करना। अब हमें जाओ के बचपन का एक सीन दिखाया जाता है और यहाँ जाओ ने अपने कुंफू का इस्तेमाल करके कुछ बच्चों को जख्मी कर दिया था। इसी वजह से उसके पिता उस पर गुस्सा कर रहे थे। लेकिन इससे पहले कि वो जाओ को पीटते वहाँ जाओ के दद्दू आ जाते हैं और वो जाओ के पिता को रोक कर कहते हैं कि हमें यहाँ रहते हुए काफी वक्त हो गया है, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। और जाओ
मैं तुमसे भी एक बात कहना चाहता हूँ कि तुम्हें कभी भी अपनी ताकत दूसरों को नहीं दिखानी चाहिए, वरना हमारा परिवार बहुत बड़ी दिक्कत में आ सकता है। लेकिन अगले सीन में जाओ पूछता है कि दद्दू, आखिर मैं दूसरों के सामने अपने कुंफू का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकता? वो कहते हैं कि तुम्हें अभी ये बात समझ नहीं आएगी, पर वक्त आने पर तुम्हारे पिता तुम्हें सब कुछ बता देंगे। जाओ कहता है कि वो ऐसा कुछ नहीं करने वाले, उन्हें तो बस मुझे पीटना पसंद है। वो मुझे छोटी छोटी बातों पर पीटते रहते हैं। ये बात सुन दद्दू कहते हैं, लगता है कि वो तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा ही सख्ती बरत रहा है, मैं उसे एक सबक सिखाता हूँ। और इसके बाद दद्दू अपनी पावर का यूज करके जाओ के पिता को दूर फेंक देते हैं। और इसके बाद जाओ से कहते हैं कि जब तुम कुंफू के बेसिक्स को अच्छे से सीख जाओगे तब मैं तुम्हें ये स्पेशल टेक्निक सिखाऊंगा। जाओ कहता है, लेकिन अगर मैं अपने कुंफू का इस्तेमाल दूसरों के सामने कर ही नहीं पाऊंगा तो इसे सीखने का फायदा क्या है? उसके दद्दू कहते हैं, मैं समझ सकता हूँ कि तुम किस उलझन में हो, पर यही तुम्हारी किस्मत है। तुम दूसरों के जैसे आम नहीं हो, तुम्हारे पास एक पैदाइशी हुनर है और उस हुनर को तुम्हें और निखारना होगा, क्योंकि हम जिस कबीले से आते हैं उस कबीले के बच्चों को बचपन से ही कड़ी ट्रेनिंग करके मार्शल आर्ट सिखाए जाते हैं, साथ ही ऐसी स्पेशल टेक्निक्स भी जिन्हें साइंस एक्सप्लेन नहीं कर सकता। और तुम्हें ये कुंफू इसीलिए सीखना चाहिए ताकि तुम बुराई का सामना कर सको और कमजोरों की मदद कर सको। लेकिन हमारे कबीले के लोगों को हमारी ताकतें सबसे छुपा कर रखनी होती हैं, वरना कोई इनका इस्तेमाल गलत काम करने के लिए कर सकता है। और अगर दुनिया वालों को तुम्हारी ताकत के बारे में पता चल गया तब वो या तो तुमसे डरने लगेंगे या तुमसे नफरत करने लगेंगे। अब ये सारी बातें सुन जाओ पूछता है, तो दद्दू, मैं अपने कुंफू का इस्तेमाल कब कर पाऊंगा? उसके दद्दू कहते हैं कि जब सही वक्त आएगा तुम्हें पता चल जाएगा। और अब प्रेजेंट में जैसे ही जाओ अपनी आंखें खोलता है, बाओ बाओ जाओ से काफी दूर हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर जाओ अपनी पावर को एक्टिवेट कर चुका है। और यही वो ताकत है जो जाओ के दद्दू ने उसे सिखाई है। और अब प्रेजेंट में इस पावर को एक्टिवेट करने के बाद जब बाओ बाओ जाओ पर हमला करने आती है, जाओ उसके सभी हमलों से बहुत ही आसानी से बचता रहता है और इसके बाद वो वहाँ गायब हो जाता है। पर बाओ बाओ उसकी प्रेजेंस को फील करके उसमें किक मारती है, जिस वजह से वो सामने आ जाता है। लेकिन इसके बाद जब बाओ बाओ उस पर हमला करती है तब जाओ बाओ बाओ को पकड़ के उसे दूर फेंक देता है और इसके बाद वो बाओ बाओ की आंखों के सामने से गायब हो जाता है। और जब तक बाओ बाओ को किसी चीज का एहसास होता, जाओ वहाँ आकर बाओ बाओ पर हमला कर देता है। तभी हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ हम जाओ के दद्दू की लाश को देखते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि ये बच्चा अपनी मिस्टिक आर्ट्स का यूज करके जाओ के दद्दू की लाश में से एनर्जी एब्जॉर्ब करने लगता है। और एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद वो कहता है कि इतनी ताकत काफी नहीं है। और तभी यहाँ मौजूद ये दो बंदे जो यहाँ पर जाओ के दद्दू की लाश को लेकर आए हैं, वो कहते हैं, हमने तुम्हारा काम कर दिया है, अब वादे के मुताबिक हमें अपनी टीम में ज्वाइन करो। वो बच्चा कहता है, ये लाश हमारे कुछ ज्यादा काम नहीं आई, तो माफ करना, मैं तुम्हें हमारी टीम में शामिल नहीं कर सकता। ये बंदे कहते हैं, लेकिन तुमने वादा किया था। ये बच्चा कहता है, हम बेईमानों की गैंग हैं, हमारे लिए रूल्स रेगुलेशंस कोई मायने नहीं रखते, लेकिन अगर तुम मेरा एक और काम करो तब मैं तुम्हें हमारी टीम में ज्वाइन कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम इस बुढ़े के पोते को हमारे पास लेकर आओ। वो बंदा पूछता है, अगर हमने तुम्हारा ये काम कर भी दिया तो इसकी क्या गारंटी है कि तुम अपना वादा निभाओगे? वो बच्चा कहता है कि अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। ये बात सुन ये बंदा इसके पास आकर कहता है, ठीक है, हम तुम्हारा ये काम कर देंगे, लेकिन अगर इस बार तुमने अपना वादा तोड़ा तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। और इसके बाद वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं। उनके जाते ही यहाँ ये सुंदर एंड सेक्सी मोहतरमा आ जाती हैं और वो इससे चिपकने लगती हैं, इसीलिए वो तुरंत इनसे दूर हो जाता है। और इसके बाद ये मोहतरमा दद्दू की लाश के पास जाकर वहाँ कोई सेक्सी सा काम करने लगती हैं और कहती हैं, ये बुढ़ा यही तो असली मर्द है, जवानी में कितनी ताकत रही होगी इसके अंदर। कितनी शर्म की बात है कि हम एक ही टाइम पर पैदा नहीं हुए, वरना मैं इसकी ताकत का मजा ले पाती। गाइस, लौंडे के एक्सप्रेशन से समझ जाओ कि कौन सा कार्यक्रम चल रहा है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि बाओ बाओ जाओ को हरा चुकी है और यहाँ उसने जाओ के पूरे कपड़े भी फाड़ दिए हैं। अब यहाँ जाओ घबराते हुए कहता है कि मुझसे दूर हो जाओ, लेकिन बाओ बाओ कहती है कि आज से तुम मेरे गुलाम हो और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तब मैं तुम्हारा सीक्रेट पूरे स्कूल को बता दूंगी। जाओ कहता है, मेरा ये ऑरा तुम्हारे अलावा कोई और नहीं देख सकता है। वो कहती है, ओह, तो फिर मैं सबको ये बता दूंगी कि तुम एक वर्जिन हो। ये बात सुनते ही जाओ झुक जाता है और कहता है, आज से मैं आपका गुलाम हूँ। अब इसके बाद बाओ बाओ जाओ को एक पुराने जमाने का मोबाइल फोन देती है
और ये उसने जाओ को इसीलिए दिया है ताकि वो जब चाहे जाओ से कांटेक्ट कर सके। और ये कहकर बाओ बाओ यहाँ से चली जाती है और बाओ बाओ के जाते ही यहाँ पर एक कपल आ जाता है। सो हमारे नंगे जाओ को यहाँ से खिसकना पड़ता है। वो एक पेड़ पर आकर बैठ जाता है और उसे इस बात पर यकीन नहीं होता कि इस जैसे भड़वे के पास भी एक गर्लफ्रेंड है और यहाँ मुझ जैसा एक हैंडसम लड़का अब तक सिंगल है। और यही देख जाओ डिसाइड करता है कि वो और भी ज्यादा ताकतवर बनेगा। अब रात होने तक जाओ वहीं बैठा रहता है और इसके बाद वो अपनी स्पेशल पावर का यूज करके यहाँ से जाने लगता है। वहीं दूसरी ओर जब ये कपल खूबसूरत चांद को देख उसकी तस्वीर खींचते हैं तब गलती से जाओ उसमें कैप्चर हो जाता है और उसके बाद जाओ की ये पिक्चर चारों ओर वायरल हो जाती है। लेकिन हाँ, उसे कोई पहचान नहीं पाता। अब बाओ बाओ क्लास के दौरान यही तस्वीर जाओ को दिखाती है। वो तस्वीर देख जाओ हैरान रह जाता है। बाओ बाओ बताती है कि चारों ओर बस इसी नंगे आदमी की बातें चल रही हैं। बेचारा जाओ दुनिया के सामने नंगा हो गया। अब रात के वक्त हम जाओ को अपने डॉम में बहुत ज्यादा उदास देखते हैं। जो कुछ हुआ बेचारा उस बात को लेकर काफी परेशान था। लेकिन तभी उसे किसी की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है और अगले ही पल में जाओ का मूड अच्छा हो जाता है। एक बहुत ही क्यूट लड़की ने भेजी थी और इसके बाद जाओ उसके साथ चैट करने लगता है और ऐसे ही थोड़ी देर बात करने के बाद वो लड़की जाओ को मिलने के लिए बुलाती है और तभी जाओ को अपने दद्दू की कही एक और बात याद आती है। शायद से तुम्हें ऐसा लगता होगा कि तुम्हारी किस्मत बहुत ही ज्यादा खराब है, लेकिन अगर मैं सच बताऊं तो ये भगवान की मर्जी है। तुम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एक बात याद रखना कि किस्मत बदलने में वक्त नहीं लगता। इस वक्त तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ बैड लक है, लेकिन पलक झपकते ही गुड लक भी आ सकता है। और अब यही याद करके जाओ कहता है कि उसके दद्दू बिल्कुल सही कहा करते थे और अब वो कल इस लड़की से मिलने का डिसाइड करता है। लेकिन अगले दिन बाओ बाओ जाओ से कहती है कि आज रात मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहती हूँ। जाओ कहता है कि मैडम आज रात मुझे बहुत ही जरूरी काम है, लेकिन बाओ बाओ उसकी एक नहीं सुनती। लेकिन इसके बाद रात के वक्त जाओ अपना फोन स्विच ऑफ कर देता है और इसके बाद हम जाओ को बहुत ज्यादा नर्वस देखते हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उस लड़की को अप्रोच कैसे करेगा और तभी वहाँ वो लड़की आ जाती है। इसका नाम है यान यान। इसे देख जाओ सोचता है ये तो रियल लाइफ में और भी ज्यादा सुंदर है। और इसके बाद इन दोनों की बातचीत शुरू होती है और ये दोनों डिसाइड करने लगते हैं कि ये डिनर करने के लिए कहाँ जाएंगे। और इसके बाद यान यान जाओ को इस तरह पकड़ लेती है और कहती है कि आप जिस भी रेस्टोरेंट में लेकर जाएंगे मैं वहाँ चली जाऊंगी। और इसके बाद ये दोनों अपनी डेट पर जाने लगते हैं। दूसरी ओर बाओ बाओ जाओ को कॉल करती है पर उसका फोन स्विच ऑफ आता है। पर क्योंकि जाओ का वो सेल फोन बाओ बाओ के फोन से कनेक्टेड था, इसीलिए उसे जाओ की लोकेशन का पता चल जाता है। जूसेन कहता है शायद से वो कोई बहुत ही जरूरी काम कर रहा होगा, लेकिन बाओ बाओ एक खतरनाक लुक देते हुए कहती है जरूरी काम वो तो वहीं चलकर पता चलेगा। दूसरी ओर डिनर करते हुए जाओ ये देख हैरान हो जाता है कि ये लड़की तो कुछ ज्यादा ही खाना खा रही है। इसके बाद जाओ पूछता है वैसे हम एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, फिर तुम मुझे पहले कभी क्यों नहीं दिखी। यान यान बताती है कि वो ज्यादातर क्लास के बाद अपने कमरे में ही रहती है, लेकिन एक दिन उसकी नजर जाओ पर पड़ी और उसे पहली ही नजर में जाओ पर क्रश आ गया। जाओ कहता है वाओ इतनी सुंदर लड़की को मुझ पर क्रश आ गया। अब डिनर करने के बाद जैसे ही जाओ जाने लगता है यान यान कहती है क्या आप मेरे अपार्टमेंट में चलना चाहेंगे। जाओ को लगता है कि भाई आज रात तो माहौल बनेगा, लेकिन वहाँ पहुँच वो हक्का बक्का रह जाता है क्योंकि यान यान उसे एक बहुत ही पुरानी सी बिल्डिंग के पास लेकर आती है। लेकिन वहाँ कमरे में आने के बाद धीरे धीरे माहौल बनने लगता है। यान यान जाओ को इस तरह से पकड़ के उसके करीब आ जाती है, लेकिन तभी अचानक वो जाओ की गर्दन के पास कुछ करती है। पर क्योंकि यान यान यहाँ माहौल भी बना रही थी, इसीलिए जाओ उस बात पर ज्यादा ध्यान ही नहीं दे पाता। जाओ को लगता है कि आज उसकी 20 साल की तपस्या का अंत होगा, पर अगले ही पल में जाओ उससे दूर हटकर कहता है कि आखिर तुम मेरे इतने करीब आने की कोशिश क्यों कर रही हो। मैं जानता हूँ कि तुम झूठ बोल रही हो। ये बात सुन यान यान कहती है ओह तो तुम्हें पता चल गया। वैसे अब मुझे कुछ छुपाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हारी गर्दन पर एक बग वेनम लगा दिया है, जिस वजह से तुम अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। और इसके बाद यहाँ विलेंस आ जाते हैं। इन ज़ॉम्बीज़ को देख जाओ समझ जाता है कि कब्रिस्तान में भी उस पर हमला इन्हीं लोगों ने किया था। अब जाओ यहाँ फंस चुका है और यान यान हंसते हुए कहती है सच में तुम्हारी किस्मत ना बहुत ज्यादा खराब है। और वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आई, आज के जमाने में इतनी जल्दी दूसरों की बातों पर यकीन कौन कर लेता है। और इस वक्त जाओ को यान यान बिल्कुल बाओ बाओ की तरह घटिया लगती है। और इसके बाद जाओ अपनी मार्शल आर्ट पावर को एक्टिवेट करता है, पर वो ऐसा कर नहीं पाता क्योंकि यान यान ने जाओ की गर्दन पर जो बग वेनम लगाया है उसने जाओ की पावर्स को सील कर दिया है
और इसके बाद ये विलन्स जाओ को पकड़ लेते हैं। जाओ पूछता है कि तुम ही लोगों ने मेरे दद्दू की लाश को अगवा किया है। यान यान कहती है कि तुम जल्द ही अपने दद्दू के पास पहुंच जाओगे। और इसके बाद ये ज़ॉम्बी जाओ में मुक्का मारकर उसे बेहोश कर देता है। दूसरी ओर बाओ बाओ को जाओ की लोकेशन से पता चलता है कि वो दूसरी जगह पर शिफ्ट हो रहा है और उसकी स्पीड को देखकर लगता है कि वो एक कार में है। ये बात सुन ज़ूसेन कहता है कि शायद से उसे किडनैप कर लिया गया है और शायद ये वही लोग हैं जिन्होंने जाओ के दद्दू की लाश को अगवा किया है। अब दूसरी ओर हम इन मोहतरमा को देखते हैं। इनका नाम हिशिया है और ये यहाँ इंतजार करते हुए काफी बोर फील कर रही हैं कि कब वो लोग जाओ को यहाँ लेकर आएंगे। ये बच्चा लियांग कहता है वो बस यहाँ पहुँचने वाले हैं। ये बात सुन हिशिया खुश हो जाती है और कहती है कि हमें उसका अच्छे से स्वागत करना चाहिए। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग जाओ को लेकर यहाँ आ चुके हैं और यही देख लियांग कहता है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अब वादे के मुताबिक आज से तुम लोग हमारी ज़ेंसेई गैंग का एक हिस्सा हो। यान यान कहती है कि क्या इतनी आसानी से? क्या हमें कोई रिचुअल परफॉर्म नहीं करना होगा या फिर कोई टैटू वगैरह जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का निशानी हो? लियांग कहता है ऐसा कुछ नहीं है यार। वैसे एक बात बताओ, तुम हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन तो करना चाहती हो पर तुम्हें पता भी है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन असल में है क्या? यान यान कहती है जितना मुझे पता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आप जो चाहे वो कर सकते हो। लियांग कहता है ये सच है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कोई रूल्स नहीं है, यानी कि बस तुम्हारे कहने भर से ही तुम ज़ेंसेई ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन जाते हो। लेकिन गाइस असली माहौल तो अब बनेगा क्योंकि हिशिया मैडम जाओ के पास आ जाती हैं और फिर उसे बैक टच करते हुए कहती हैं सच में तुम तो उसी के पोते हो, मुझे तुम्हारे अंदर से वो ताकत महसूस हो रही है। और इसके बाद वो फिर से जाओ को बैक टच करने लगती हैं। यान यान ये देख हैरान हो जाती है। लियांग कहता है आप वो सब इस जगह पर नहीं कर सकती। बेचारी हिशिया का मूड खराब हो जाता है। ज़ेंग कहता है मुझे यहाँ से जाने दो। लियांग कहता है इतनी मुश्किल से तो तुम्हें यहाँ लेकर आए हैं यार, इतनी जल्दी थोड़ी जाने देंगे। वैसे हाँ, मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम लियांग है और मैं लोगों की आत्माओं के साथ डायरेक्ट कनेक्ट कर सकता हूँ। और इसके बाद वो अपनी पावर का यूज करके जाओ के साथ कुछ करने लगता है जिससे वो जाओ की सारी मेमोरीज को अपने अंदर ले पाएगा। लेकिन तभी अचानक इन पर एक हमला होता है, हाँ एक मामूली से पत्थर से, जिस वजह से जाओ छूट जाता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर बाओ बाओ और ज़ूसेन आ चुके हैं। ज़ूसेन कहता है ओह तो यहाँ पर तो ज़ेंसेई के प्रैक्टिशनर हैं। बाओ बाओ शायद से इनसे लड़ने में तुम्हें दिक्कत आ सकती है। लेकिन बाओ बाओ कहती है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। और यहाँ जाओ मदद की भीख मांग रहा था, प्लीज मुझे बचा लीजिए मास्टर। ज़ूसेन यहाँ कहता है कि यहाँ पर दुश्मन काफी हैं, इनसे लड़ने में हमें दिक्कत आ सकती है। तभी यहाँ हिशिया कहती है ज़ूसेन तुम तो आज भी कितने ज्यादा हैंडसम हो, कैसा रहेगा अगर तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी कर दूंगी। पर यहाँ ज़ूसेन साफ साफ मना कर देता है। और इसके बाद बाओ बाओ यहाँ लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन तभी यन यन एक चुटकी बजाती है और अगले ही पल में जमीन के अंदर से ज़ॉम्बीज बाहर निकलने लगते हैं। ये देख ज़ूसेन कहता है आज हम यहाँ लड़ने के लिए नहीं आए हैं, हम बस जाओ को लेने आए हैं। मगर हिशिया कहती है कि लड़े बिना तुम इसे यहाँ से नहीं ले जा पाओगी। ये सुन ज़ूसेन अपनी पावर का यूज कर एक बहुत बड़े पत्थर को एक ज़ॉम्बी में दे मारता है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि हिशिया इस बड़े से पत्थर को अपने एक ही मुक्के से तोड़ देती है। लेकिन अगले ही पल में बाओ बाओ हिशिया पर हमले करने लगती है, पर हिशिया उसके हमलों से बच जाती है। और इसके बाद जब हिशिया पलटवार करने आती है तब ज़ूसेन बाओ बाओ को पीछे खींच लेता है। उसे कमजोर समझने की भूल मत करना बाओ बाओ, वो ज़ेंसेई के टॉप 4 सॉर्सरर्स में से एक है। ये देख हिशिया कहती है अगर तुम मुझ पर हमला करने नहीं आओगी तब मैं इस लड़के को अपने साथ ले जाऊंगी। यहाँ यान यान हिशिया की बहुत तारीफ करती है कि ये औरत तो कमाल की है। लेकिन तभी ज़ूसेन कहता है चलो ठीक है जैसा तुम कहो। और अगले ही पल में जाओ को कोई जमीन के अंदर खींच लेता है। ये देख हिशिया जमीन में एक लात मारती है। उसके ऐसा करने से जमीन के अंदर से वो शख्स निकलता है जो जाओ को अपने साथ लेकर भाग रहा था और ये ज़ूसेन का आदमी है। और अगले ही पल में हिशिया यहाँ बड़े सेक्सी अंदाज से इसमें एक मुक्का दे मारती है जिससे ये दोनों काफी दूर जाकर गिरते हैं। लेकिन यहाँ जाओ को पकड़ने की जगह हिशिया ने उसमें इतना जोर मुक्का मारा था कि जाओ भी उस बंदे के साथ इन लोगों के पास आ गिरा। लेकिन जाओ की किस्मत अच्छी कहाँ है दोस्तों, यहाँ पर बाओ बाओ उससे बहुत ज्यादा नाराज होती है। जाओ कहता है मुझे माफ कर दीजिए मास्टर, आज के बाद मुझसे कोई गलती नहीं होगी। जाओ को लगता है कि अब उसका खेल खत्म है। लेकिन यहाँ बाओ बाओ जाओ की गर्दन से उस बग को बाहर निकाल देती है जो यान यान ने जाओ की गर्दन पर इंजेक्ट की थी।
और इसी की वजह से जाओ अपनी पावर्स को यूज नहीं कर पा रहा था। अब जाओ यहाँ आजाद तो हो जाता है, लेकिन वो एक सोच में पड़ जाता है और हंसते हुए कहता है, मैं जानता था। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जब बचपन में वो अपनी पावर एक्टिवेशन की प्रैक्टिस करता था, तब ब्रेकआउट हो जाने की वजह से वो थोड़ा जख्मी हो जाता। अब यहाँ उसके दद्दू उससे एक बात कहते हैं, बेटा मेरी ये बात हमेशा याद रखना कि घमंड हर इंसान को ले डूबता है। अगर कभी तुम अपनी ताकत का ज्यादा घमंड करोगे तब यही ताकत तुम्हें बर्बाद कर देगी, क्योंकि हजारों मील लंबा सफर भी पहले कदम से शुरू होता है। इसीलिए कभी भी जल्दबाजी मत करना, हर एक चीज धीरे धीरे सीखना। जाओ पूछता है, दद्दू आपने कहा था कि अगर हमारे साथ बुरी चीजें होती हैं तब हमारे साथ अच्छी चीजें भी होती हैं, लेकिन मेरे साथ तो कुछ भी अच्छा हो ही नहीं रहा। उसके दद्दू कहते हैं कि तुम्हें कभी भी अच्छी चीजों के पीछे नहीं भागना चाहिए, क्योंकि जो अच्छा होगा वो तुम तक खुद ब खुद आ जाएगा। और मैं समझता हूँ कि ये कोई नहीं चाहता कि उनकी किस्मत खराब हो, पर बेटा यही तुम्हारी किस्मत है। मैं, तुम या कोई भी भाग्य का लिखा नहीं मिटा सकता, और आने वाले वक्त में तुम्हें जितनी भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा उनकी वजह तुम नहीं, मैं होऊंगा। मैंने कुछ पाप किए हैं, लेकिन अगर हो सके तो अपने इस दद्दू को माफ करने की कोशिश करना। पर जाओ कहता है कि मैं आपसे कभी नफरत नहीं करूंगा। ये सुन उसके दद्दू कहते हैं कि सच में भगवान ने मुझे तुम जैसा पोता देकर मुझ पर एक बहुत बड़ा एहसान किया है। अब प्रेजेंट में जूसैन कहता है, बाओ बाओ तुम इसका ख्याल रखना, मैं इन्हें संभालता हूँ। और जूसैन के ये कहते ही हम देखते हैं कि चारों ओर से जूसैन के आदमी आने लगते हैं, और इसी तरह ये विलन्स चारों ओर से घिर जाते हैं। और यही देख ये लोग अब भागना शुरू कर देते हैं। मोहतरमा यहाँ पर अपनी बाइक पर बैठकर स्टंट मारते हुए जूसैन से कहती हैं, आज तो जीत तुम्हारी हुई, लेकिन अगली बार बाजी मैं जीतूंगी। और जब एक बंदा उसे रोकने के लिए जाता है तब जूसैन कहता है, तुम उसका सामना नहीं कर पाओगे, उसे जाने दो। और वैसे भी हमें जो चाहिए था वो मिल गया है। अब इसके बाद हीशिया यहाँ से चली जाती है। तभी बाओ बाओ जाओ से पूछती है, अब तुम सेफ हो, लेकिन फिर भी तुम खुश क्यों नहीं हो? वो कहता है, खुश? आखिर मैं खुश कैसे हो जाऊं? मेरे दद्दू कहा करते थे कि जब तुम्हारे साथ बहुत सारी बुरी चीजें होती हैं तब कुछ बार को ही सही, पर तुम्हारे साथ अच्छी चीजें भी होंगी, पर मेरे साथ कभी कुछ अच्छा होता ही नहीं। ये सुन बाओ बाओ कहती है कि इस बात को लेकर तुम परेशान मत हो, क्योंकि जिस तरह अच्छा वक्त हमेशा नहीं रहता, वैसे ही बुरा वक्त भी हमेशा नहीं रहता। वक्त हमेशा बदलता है, लेकिन तुम्हारे साथ बुरी चीजें होना लाजमी है, क्योंकि तुम एक नंबर के बेवकूफ हो। तुम अपने आप को बड़ा कूल समझते हो कि लड़कियां तुम पर फिदा होती होंगी। जोकर की तरह तो तुम्हारी हरकतें हैं। आखिर कौन सी लड़की तुमसे इम्प्रेस होगी? ये सारी बातें सुन बेचारे जाओ के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ये देख जूसन भी यहाँ कुछ नहीं कह पाता। दूसरी ओर हम देखते हैं कि लियांग और यानियन एक कार की मदद से यहाँ से भाग रहे थे, क्योंकि उनके पीछे कुछ लोग लगे हुए थे। तभी अचानक इनके सामने एक बंदा आ जाता है और वो इनकी कार को रोकने की कोशिश करता है, पर अपनी पावर का यूज करके लियांग उसे यहाँ से दूर गिरा देता है। अब ये देख उसका साथी उस कार की ओर अपनी पावर से अटैक करता है, जिस वजह से उस कार का एक टायर फट जाता है, और इस वजह से यानियन कार के दरवाजे पर लटक जाती है। वो लियांग से मदद मांगती है, पर लियांग उसकी मदद नहीं करता और उसे वहीं पर गिरा देता है, और वहां से भागते हुए कहता है, हमारी जेंसी ऑर्गेनाइजेशन में तुम अपनी जान बचाने के लिए जो कर सकते हो तुम्हें करना चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो। और इसी तरह लियांग यहाँ से बच निकलता है। अब इस पूरी बात की खबर जूसैन को मिलती है, जिसके बाद वो कहता है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। अब अगले दिन जब जाओ को होश आता है तब वो खुद को अपने डॉम में पाता है। जाओ को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी जिंदगी में ये सब क्या चल रहा है, लेकिन तभी वहाँ दरवाजा काटकर बाओ बाओ आ जाती है और वो जाओ को उसके साथ चलने को कहती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि बाओ बाओ जाओ को अपने साथ जूसैन से मिलवाने के लिए ले जा रही थी। जूसैन को जाओ से कुछ बात करनी है। चलते हुए जाओ पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। बाओ बाओ बताती है, हम वहाँ जा रहे हैं जहाँ मैं काम करती हूँ। इसके बाद ये दोनों पहुँचते हैं एक डिलीवरी एक्सप्रेस में। अब यहाँ अंदर हमें वो सब लोग नजर आते हैं जो कल रात वहाँ जाओ की मदद के लिए आए थे। अब यहाँ जूसैन आता है और वो जाओ को बताता है कि यही हमारा काम है, हम एक डिलीवरी एक्सप्रेस चलाते हैं और ये सब समझने में तुम्हें थोड़ा वक्त लगेगा और तुम सब समझ जाओगे। जाओ पूछता है कि आखिर तुम लोग हो कौन? जूसैन कहता है, हाँ अब तक तुम्हें कुछ भी पता नहीं चला है ना? चलो मैं पहले तुम्हें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ, हम सभी आउटसाइडर्स हैं। दोस्तों आउटसाइडर्स ऐसे लोग होते हैं जिनके पास स्पेशल पावर्स होती हैं। जाओ पूछता है कि एक आउटसाइडर आखिर होता क्या है? जूसैन कहता है, अभी अभी बताया ना, आउटसाइडर ऐसे लोग होते हैं जिनमें स्पेशल पावर्स होती हैं।
जैसे कि तुम खुद। और इसके बाद जूसन यहाँ जाओ को अपनी पावर का एक नमूना दिखाता है और हमें जानने को मिलता है कि ये जो ऑरा टाइप एनर्जी होती है इसे की कहते हैं। जूसन की ये बात सुन जाओ कहता है कि मुझे तो कभी मेरे अंदर ये की महसूस ही नहीं हुई। ये सुन जूसन कहता है शायद से तुम्हारी ये मार्शल आर्ट्स ही तुम्हारी की हैं। जाओ कहता है कि ये मार्शल आर्ट्स तो मुझे मेरे दद्दू ने सिखाई थी, मैं इनके साथ पैदा थोड़ी हुआ था। आगे जूसन बताता है कि दो तरह के आउटसाइडर्स होते हैं, पहले जो अपनी पावर को इनहेरिट करते हैं और दूसरे जो उसे एक्वायर करते हैं। जैसे कि जूसन, उसकी ये पावर इनहेरिटेड है, यानी कि उसे ये ताकतें पैदाइशी मिली हैं। जाओ पूछता है कि जिन लोगों ने मुझे किडनैप किया था वो भी आउटसाइडर्स थे ना, और आखिर वो चाहते क्या हैं? जूसन कहता है इस वक्त तो हमें नहीं पता कि उनका असली इरादा क्या है, लेकिन जो आउटसाइडर्स होते हैं वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल अच्छे और बुरे दोनों कामों के लिए करते हैं। अब इसी तरह ये लोग एक नए फ्लोर पर आते हैं और जूसन यहाँ एक दरवाजा खोलता है जिसमें यानियन को कैद करके रखा गया था। जूसन बताता है कि ये यानियन है, अपने घराने की इकलौती वारिस। ये कुछ महीने पहले अपने घर से भाग गई थी, इसीलिए इसके परिवार ने हमें ये मिशन दिया था कि हम इसे ढूंढें, लेकिन हमें ये पता नहीं था कि ये घर से भागी है ज़ेंसेई को ज्वाइन करने के लिए। यानियन कहती है मैं जो चाहे करूं, तुम बीच में बोलने वाले कौन होते हो? और इसके अलावा तुम्हारी ये एक्सप्रेस डिलीवरी असल में क्या है मैं जानती हूँ। तुम लोगों के मुताबिक जो सही होता है तुम लोग वही करते हो और दूसरों को भी वही करने पर मजबूर करते हो। जिसके बाद हमें जानने को मिलता है कि एक्सप्रेस डिलीवरी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो दूसरे आउटसाइडर्स द्वारा किए जा रहे गलत कामों को रोकती है और ये गवर्नमेंट द्वारा प्रोटेक्टेड है। जूसन कहता है यानियन अगर तुम हमें बता दो कि आखिर ज़ेंसेई ऑर्गेनाइजेशन ये सब क्यों कर रही है तब मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मगर यहाँ यानियन साफ तौर पर कुछ भी बताने से मना कर देती है। जूसन कहता है अगर तुम हमारी मदद नहीं करोगी तब मैं भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा और इसके बाद तुम्हारे परिवार की पूरी इज्जत मिट्टी में मिल सकती है। यानियन बताती है कि उसे बचपन से ही अपनी इन स्पेशल आर्ट्स का यूज करके मरे हुए इंसानों को ज़ॉम्बीज बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी उसके परिवार ने उसे ये सब करने के लिए मजबूर किया और जब कभी वो प्रैक्टिस करने से मना कर देती तब उसके साथ सख्ती बरती जाती, यहाँ तक कि इस सब की वजह से वो कभी दोस्त भी नहीं बना सकी। लेकिन फिर भी उसके दिल में एक छोटी सी उम्मीद थी कि जब वो इन स्पेल्स को सही से यूज करना सीख जाएगी तब उसे आजादी मिल जाएगी। लेकिन इन स्पेल्स को अच्छे से सीखने के बाद उससे ये कहा गया कि उसे दुनिया के सामने अपनी पावर्स को यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आखिर में मुझे उन पावर्स को यूज करना ही नहीं था तो फिर 15 सालों तक मैंने वो नरक जैसी जिंदगी क्यों जी? और इसीलिए यानियन ज़ेंसेई को ज्वाइन करना चाहती थी ताकि वो जैसे चाहे वैसे अपनी पावर्स को यूज कर सके। लेकिन तभी वहाँ एक बंदा आता है और वो यहाँ आते ही जूसन से कहता है सच में तुमसे एक छोटी लड़की नहीं संभाली जा रही। दोस्तों इस बंदे का नाम जूसी है और इसके बाद ये बंदा यानियन के पास आता है और वो आते ही उसे एक थप्पड़ मारकर वहीं गिरा देता है और इसके बाद उसमें लात मारते हुए कहता है चलो अब जल्दी जल्दी बताओ कि तुम क्या जानती हो। और इसी तरह वो यानियन की हालत खराब कर देता है और इसके बाद जूसी कहता है जिस तरह से ज़ेंसेई ऑर्गेनाइजेशन कोई भी रूल्स फॉलो नहीं करती वैसे ही हमसे भी कहा गया है कि ज़ेंसेई ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ हमें भी कोई रूल्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है। यानी कि अगर इंटेरोगेशन के दौरान तुम्हारी जान भी चली गई तब कोई भी मुझसे इसके पीछे की वजह नहीं पूछेगा। ये बात सुन यानियन घबरा जाती है, लेकिन तभी जाओ जूसी के कंधे पर हाथ रख के कहता है अगर तुम इसी वक्त नहीं रुके तब मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगा। जूसी कहता है तुम जानते तो हो ना तुम क्या कर रहे हो? जाओ कहता है हाँ मैं जानता हूँ, पर मैं उस लड़की को इस तरह से पिटते हुए नहीं देख सकता। लेकिन इसके बाद इनके बीच बहस होने लगती है। जूसी कहता है तुम इस लड़की को बचाना चाहते हो जिसने तुम्हें किडनैप किया? जाओ कहता है हाँ। और इसी तरह इनके बीच की जो बहस होती है वो बढ़ने लगती है और तभी यानियन यहाँ बताती है कि आज से बहुत लंबे वक्त पहले ज़ेंसेई के बहुत सारे वॉरियर्स ने एक आउटसाइडर से फाइट की, लेकिन उस एक आउटसाइडर ने उन सभी को हरा दिया और तब से ही ज़ेंसेई ऑर्गेनाइजेशन उस आउटसाइडर को ढूंढने की तलाश कर रही है, बदला लेने के लिए नहीं बल्कि उसकी ताकत के बारे में और जानने के लिए। और वो खतरनाक आउटसाइडर कोई और नहीं जाओ का दद्दू था। अब इस पूछताछ के बाद ये लोग बात करने लगते हैं कि अब यानियन के साथ क्या किया जाए। जूसी कहता है तुम लोगों को जो करना है वो करो क्योंकि यहाँ मैं अपना काम कर चुका हूँ, लेकिन मुझे इस बात पर शर्म आ रही है कि उस महान आउटसाइडर का पोता इतना कमजोर कैसे है। पर जाओ कहता है शायद से ज़ेंसेई ऑर्गेनाइजेशन को कोई गलत फहमी हो गई है क्योंकि मेरे दद्दू इतने भी ज्यादा ताकतवर नहीं थे
बाओ बाओ कहती है, तुम चाहे जो कह लो, लेकिन सेंसेई को तुम्हारी बात पर यकीन नहीं होगा। वो तुम्हें पकड़ने के लिए फिर आएंगे। तभी हमारी नजर उस बंदे पर पड़ती है जो जाओ को जमीन के नीचे से बचा कर लाया था। इसका नाम सारू है और उन सेक्सी मोहतरमा को देखने के बाद ये खुद पर से काबू खो बैठा है। और दोस्तों, उन सेक्सी मोहतरमा की यही काबिलियत है कि उनके हमला करने के बाद कोई भी शख्स अपनी इच्छाओं पर काबू नहीं कर पाता। लेकिन अगर सारू इसी तरह से कुछ दिन कैद रहा तो वो ठीक हो जाएगा। लेकिन तभी जूसी बाओ बाओ से कहता है, पता है मुझे क्या लगता है, तुम ना उस हीशिया से ज्यादा खूबसूरत हो, बस ट्राई करो थोड़ा गर्ली एक्ट करने का। जूसन कहता है, उसे फालतू की चीजें सिखाना बंद कर। अब इसके बाद जूसन के ऑफिस में जूसन जाओ को बताता है कि इनकी एक्सप्रेस डिलीवरी ऑर्गेनाइजेशन आउटसाइडर्स को पनिश नहीं करती, बल्कि वो तो बस गलत काम करने वाले आउटसाइडर्स को रोकती है। इसीलिए मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम हमारी एक्सप्रेस डिलीवरी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करोगे? मगर जाओ साफ मना कर देता है क्योंकि उसका इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो तो अमीर बनना चाहता है और एक अच्छी जिंदगी जीना चाहता है। जूसन जाओ को कन्विंस करने की कोशिश करता है पर जाओ उसकी एक नहीं सुनता। सो अब बाओ बाओ जाओ को कन्विंस करती है। वो जाओ को पीटने लगती है और वो उसे कुछ ज्यादा ही कूटती है और इसी वजह से बेचारा जाओ डर कर ये कह देता है कि प्लीज मुझे मत मारो, आप जो कहोगे मैं वो करूंगा। और अब पूरा पेपर वर्क होने के बाद जूसी कहता है, मैं इस लड़के और बाओ बाओ की चार्ज में रहूंगा। वैसे जाओ, वेलकम टू द एक्सप्रेस डिलीवरी कंपनी। अब अगले सीन में रात के वक्त जाओ सोच रहा था कि उसकी जिंदगी इतनी घटिया कैसे हो गई और तभी जाओ को बाहर से कुछ आवाज आती है। वो बाहर देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता, लेकिन तभी अचानक ऊपर से एक अजीब सा प्राणी जाओ को किडनैप कर लेता है। दूसरी ओर जूसन जूसी से पूछता है कि आखिर तुम जाओ को लेकर इतना ऑब्सेस्ड क्यों हो? आज तक तो तुमने किसी भी बंदे में इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया। जूसी बताता है, जब मैंने सुना कि जेंसेई ऑर्गेनाइजेशन उसके पीछे पड़ी हुई है तब मैं ये जानने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया कि आखिर इस लड़के में ऐसी क्या खास बात है। तुम मानो या ना मानो, ये लड़का कुछ खास है। दूसरी ओर वो अजीब सा प्राणी जाओ को लेकर दो कन्याओं के पास आता है। ये लड़की कहती है, ओह तो ये है वो जाओ जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है। लेकिन तभी जाओ उस बोरे के अंदर से स्टाइल में बाहर निकलता है और कहता है, जेंसेई ऑर्गेनाइजेशन अभी भी मेरा पीछा कर रही है। ये दोनों बताती हैं कि ये जेंसेई ऑर्गेनाइजेशन से नहीं है, बल्कि वो तो बस जाओ से मिलना चाहती थी। दूसरी ओर जूसी कहता है, अगर जेंसेई जाओ के पीछे पड़ा हुआ है मतलब बाकी सब आउटसाइडर्स भी जाओ के बारे में जानने के लिए एक्साइटेड हो गए होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ये जाओ आउटसाइडर्स की दुनिया में एक बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला है। दूसरी ओर ये मोहतरमा कहती हैं, हम यहाँ लड़ने नहीं आए हैं, बल्कि हम तो बस ये चाहते हैं कि तुम हमारे चेयरमैन से मिल लो। जाओ कहता है, लगता है मैं कुछ ज्यादा ही पॉपुलर हो रहा हूँ। दूसरी ओर जूसी कहता है, शायद से जेंसेई ऑर्गेनाइजेशन ने चारों ओर यह अफवाह फैला दी है कि जाओ कीताइगन स्टाइल का वारिस है। मैंने उसके बारे में बहुत रिसर्च की पर मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली। दूसरी ओर जाओ के पास कुछ और बंदे आते हैं जो उससे कहते हैं कि उसे इन लड़कियों के साथ नहीं जाना चाहिए, बल्कि तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए। ये मेरे मास्टर के ऑर्डर्स हैं और मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों यहाँ से चली जाओ। पर तभी जाओ कहता है, मैं ना बहुत परेशान हो चुका हूँ, मैं तुम दोनों में से किसी के साथ नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ अपने घर जाऊंगा और वहाँ सोऊंगा। और इसके बाद जाओ यहाँ अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है। दूसरी ओर जूसी जूसन से कहता है कि जाओ के तत्तू ने उसे जो टेक्निक सिखाई है वो कीताइगन स्टाइल नहीं है, बल्कि वो एक तेनशिफू टेक्निक है जिसे किंग कोचू कहा जाता है। दूसरी ओर जाओ को लेने के लिए आए ये लोग बिल्कुल उसी की जैसी पावर को एक्टिवेट कर लेते हैं, जो देख जाओ के होश उड़ जाते हैं। और तभी बाओ बाओ को कुछ महसूस होता है और तभी वो अपनी बिल्डिंग से कूदकर नीचे आ जाती है, क्योंकि यहाँ बाओ बाओ को खत्म करने के लिए एक लड़की आई है। और यहाँ ये लड़की कहती है कि हमारा तेनशिफू क्लैन जाओ को अपने साथ ले जाने के लिए आया है। लेकिन बाओ बाओ बिना कोई इंटरेस्ट दिखाए हुए यहाँ से जाने लगती है। ये देख ये लड़की गुस्से में आकर बाओ बाओ पर अपनी पावर से हमला कर देती है। इस हमले के लगने से बाओ बाओ दूर जाकर गिरती है और इसके बाद इन दोनों के बीच फाइट होने लगती है। बाओ बाओ भी यहाँ पर सीरियस हो जाती है। वैसे इस लड़की का नाम सायरा है और ये तेनशिफू क्लैन की एक मेंबर है और ये बाओ बाओ से पहले भी लड़ चुकी है। यहाँ बाओ बाओ कहती है, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि जाओ किसे चुनता है, या एक्सप्रेस डिलीवरी को या फिर जेंसेई को या फिर तेनशिफू को। जब तक वो मेरा गुलाम रहता है तब तक मुझे किसी भी चीज से कोई एतराज नहीं है। ये बात सुन सायरा कहती है, ओह
तो तुम्हारा पत्थर दिल भी किसी के लिए नाजुक है। एक बार बस उस जाओ को हमारे कब्जे में आ जाने दो, उसके बाद तुम उसे कभी नहीं देख पाओगी। और ये बात सुन बाओ बाओ गुस्से में आ जाती है। लेकिन तभी इन्हें जंगल की ओर से एक अजीब सा ऑरा नजर आता है। जंगल में हम देखते हैं कि जाओ तेनशीफू क्लैन के कुछ लोगों से लड़ रहा था और वो दोनों जाओ को कड़ी टक्कर दे रहे थे। और उससे लड़ने के बाद ये एक बंदा कहता है, मास्टर लिंग्यू, हम ये जान चुके हैं कि ये लड़का तेनशीफू से कनेक्टेड है और अब जाओ से लड़ने के लिए इनका मास्टर लिंग्यू सामने आता है। अब उससे लड़ने के लिए जाओ अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और इसके बाद वो उसके पास जाकर उसमें एक जोरदार मुक्का मारता है। लेकिन इससे लिंग्यू को कुछ नहीं होता और वो जाओ को एक ही बार में नीचे गिरा देता है। पर इसके बावजूद जाओ से लड़ने के लिए फिर से खड़ा होता है। वो उस पर लगातार बहुत सारे हमले करता है, लेकिन जाओ के हमलों का लिंग्यू पर कोई भी असर नहीं होता और इसके बाद लिंग्यू जाओ पर हमला कर देता है। दूसरी ओर जूसेन से कहता है, मेरी इन्वेस्टिगेशन के बाद मुझे पता चला कि जाओ के दद्दू कभी भी तेनशीफू का हिस्सा थे ही नहीं, लेकिन ऐसा होना तो मुमकिन भी नहीं था। इसका मतलब तेनशीफू जाओ के दद्दू की जानकारी छुपा रहा है। जूसेन कहता है, हाँ ये हो सकता है, लेकिन तुम इस बात को लेकर जाओ में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हो? वो बताता है कि कल तेनशीफू ने एक डिक्लेरेशन की है, शायद से वो लोग भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रहा हूँ। दूसरी ओर लिंग्यू जाओ को पकड़ चुका है और यहाँ वो जाओ पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है और फिर वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि हमें इसे अपने साथ ले जाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये उस लायक नहीं है। लेकिन तभी जाओ फिर से खड़ा होता है। ये देख, ये लड़कियां कहती हैं इस लड़के को तो अपनी जिंदगी की कोई कीमत ही नहीं है, पर यहाँ जाओ कहता है, मैंने अब तक अपनी ताकतों को छुपा कर रखा था क्योंकि मेरे दद्दू ने ऐसा कहा था। और सच कहूँ तो मैं अब तक एक बहुत घटिया जिंदगी जीता आया था, लेकिन जब जूसेन ने मुझे आउटसाइडर्स के बारे में बताया तब मैं बहुत खुश हुआ क्योंकि मुझे अपने सामने एक मौका नजर आया जिससे मैं खुद को और ज्यादा निखार पाऊं। लेकिन अभी भी कुछ भी नहीं बदला क्योंकि मैं आउटसाइडर्स में भी बहुत अलग हूँ और यहाँ मैं तुमसे हार नहीं मानूंगा, मैं तुमसे अभी भी लड़ूंगा। लिंग्यू कहता है, अगर तुमने मुझसे लड़ाई की तब मैं तुम्हें कुचल दूंगा। लेकिन तभी वहाँ पर बाओ बाओ आते हुए कहती है, एक बात बताओ, तुम्हें तेनशीफू के एक हाई लेवल वॉरियर से लड़ने में इतनी ज्यादा दिक्कत आ रही है? तुम मेरे गुलाम हो और तुम्हें अपने आप पर यकीन करना चाहिए क्योंकि तुम्हें काबिलियत है। जाओ कहता है, ओह तो तुम भी यहाँ आ गई, बाओ बाओ। पर वो उसमें थप्पड़ मारते हुए कहती है, मास्टर हूँ तुम्हारी, नाम मत लो मेरा। और इसके बाद यहाँ पर सायरा भी आ जाती है और यहाँ हमें पता चलता है कि सायरा तेनशीफू की नहीं बल्कि इन दोनों लड़कियों की साथी है। साथी क्या, बहन है इनकी। वो कहती है, अब इस लड़के को यहाँ से कोई नहीं ले जा पाएगा क्योंकि ये लड़की यहाँ आ गई है। और यहाँ बाओ बाओ कहती है, जाओ अब इसे हरा कर आओ। और इसके बाद यहाँ पर जाओ अपनी रियल पावर को अनलीश करता है और यही देख लिंग्यू कहता है, ये नामुमकिन है। अब हमें जाओ के बचपन का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो कहता है, दद्दू देखो मेरी ये किंग को पावर ना अब पापा से भी ज्यादा हो जाएगी कुछ दिन में। पर उसके दद्दू कहते हैं कि किंग को ट्रेनिंग करना एक बहुत ही ज्यादा बेसिक चीज है, अगर तुमने इस किंग को टेक्निक में महारत हासिल नहीं की तब मैं तुम्हें वो सिखा ही नहीं पाऊंगा जो मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ, एक पावरफुल टेक्निक। और इसके बाद ये दद्दू अपनी पावर का नमूना दिखाते हैं जिससे जाओ दूर जाकर गिरता है। और इसके बाद जाओ को यकीन नहीं होता कि उसकी किंग को टेक्निक इतनी आसानी से टूट गई और अब प्रेजेंट में जाओ अपनी इसी टेक्निक को अनलीश करता है। और ये देख लिंग्यू कहता है, इसमें कोई शक नहीं, ये राई हो है। और अब इसके बाद लिंग्यू और जाओ के बीच घमासान जंग हो जाती है। जाओ की ताकत देख ये लड़कियां कहती हैं, ये लड़का तो सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है। और यही देख सायरा कहती है, अब समझ आया कि आखिर क्यों पिताजी जाओ को अपने साथ शामिल करना चाहते हैं। वहीं हम देखते हैं कि लिंग्यू अभी भी जाओ पर भारी पड़ रहा था, लेकिन उसकी टेक्निक को तोड़ता हुआ जाओ उस पर एक पावरफुल अटैक करता है। और यही देख इन दोनों में से एक कहता है, क्या जाओ के दद्दू ने राइहो को भी चुरा लिया था? दूसरा बंदा कहता है, लेकिन राइहो को चुराया नहीं जा सकता क्योंकि हाई लेवल वॉरियर्स में से भी सिर्फ 1% वॉरियर्स ही राइहो का यूज कर पाते हैं और इस टेक्निक को सिर्फ हमारे तेनशीफू क्लैन के लीडर तेनशीसामा ही सिखा सकते हैं। और जो भी राइहो टेक्निक का यूज कर पाता है उसे तेनशीसामा अपना सक्सेसर चुनते हैं। मतलब दोस्तों, तेनशीफू क्लैन में जितने भी लीडर और मास्टर्स होते हैं उन्हें तेनशीसामा कहा जाता है। और अब यही देख ये दोनों कहते हैं कि आखिर जाओ का दादा था कौन। वहीं हम देखते हैं कि अब जाओ लिंग्यू पर भारी पड़ने लगा है
और इसके बाद जाओ अपनी पावर से लिंग्यू पर एक डायरेक्ट अटैक करता है। लेकिन तभी लिंग्यू एक अजीब सी ब्लैक टेक्निक का यूज करता है जो जाओ की टेक्निक को बराबर की टक्कर देती है। लिंग्यू कहता है, ये काफी अच्छी बात है जो तुमने राइहो टेक्निक सीख ली, पर मैंने भी ये टेक्निक 65th तेंशी सामा से सीखी थी। और इसी तरह यहाँ पर जाओ लिंग्यू से हार जाता है और यही देख सायरा कहती है, जाओ इस ब्लैक टेक्निक से नहीं जीत पाएगा, लेकिन वो लड़की। और इसके बाद हम देखते हैं कि बाओ बाओ लिंग्यू की ब्लैक टेक्निक को काट देती है। लिंग्यू को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि इस लड़की ने बस एक ही बार से मेरी टेक्निक को काट दिया। दूसरी ओर ज़ूसेन तेनशीफू का डेक्लेरेशन लेटर देखता है और वो देख उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि आउटसाइडर्स की दुनिया में अब एक तूफान आने वाला है। वहीं इस ओर लिंग्यू जाओ से कहता है, मुझे लगा था कि तुम लायक नहीं हो, पर मैं गलत था, और अब इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम ryukosen में होने वाले टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करो, क्योंकि इसी के जरिए तेनशीफू क्लैन का अगला लीडर चुना जाएगा, यानी कि अगला तेनशी सामा चुना जाएगा। और जाओ तुमने तेनशी सामा का सक्सेसर बनने की काबिलियत है। अब अगले सीन में हम बाओ बाओ और जाओ को कहीं जाते हुए देखते हैं। ज़ूसेन ने इन्हें एक एड्रेस दिया था और अब ये लोग उसी जगह जा रहे हैं। और इसके बाद ये लोग एक घर तक पहुंचते हैं और आज से ये लोग कुछ दिनों तक यहीं रहेंगे, क्योंकि इस वक्त जाओ के पीछे बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं, इसीलिए अब कुछ दिनों तक इन्हें यहीं छुप कर रहना होगा। और क्योंकि जाओ टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने वाला है, इसीलिए उसे यहाँ ट्रेनिंग भी करनी होगी। पर जाओ कहता है, मुझे ट्रेनिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं उनका सामना आसानी से कर लूंगा। लेकिन बाओ बाओ कहती है कि कल वो लिंग्यू अपनी ताकत का बस 1/3 ही इस्तेमाल कर रहा था और जाओ इस टूर्नामेंट में इसीलिए हिस्सा ले रहा है ताकि वो अपने दद्दू के बारे में और ज्यादा जान सके। और ऐसा करने के लिए उसे ये टूर्नामेंट जीतकर 65th तेनशी सामा से मिलना होगा। लेकिन इसके बाद जाओ इस बात से थोड़ा घबरा जाता है कि उसे 1 महीने तक बाओ बाओ के साथ यहाँ अकेले रहना होगा। लेकिन अगले ही पल में बाओ बाओ जाओ को पकड़ के उसके करीब जाए। जाओ तो यहाँ थोड़ा शर्मा जाता है कि भाई क्या होने वाला है, लेकिन तभी वो जाओ के माथे को अपने माथे से टच करती है, जिससे कुछ बहुत ही अजीब होता है और फिर जाओ को बहुत तेज दर्द होने लगता है। उसे ऐसा लगता है जैसे दर्द के मारे उसका सिर फट जाएगा। लेकिन इसके बाद जाओ को अपने शरीर में उसकी की पावर महसूस होने लगती है और इसके बाद जब उसे होश आता है तब बाओ बाओ उसे बताती है कि उसने अपनी टेक्निक जाओ को ट्रांसफर कर दी है और अब बस जाओ को उस टेक्निक का अच्छे से यूज करना सीखना होगा। तुम्हारी किंको और राइहो टेक्निक वाकई बहुत अच्छी हैं, लेकिन सिर्फ 1 महीने में उन्हें इम्प्रूव करना नामुमकिन है, इसीलिए तुम्हें मेरी टेक्निक ट्राई करनी चाहिए। और इसके बाद जाओ बाओ बाओ की टेक्निक को प्रैक्टिस करने लगता है और इस टेक्निक का नाम है नोफुको। और अगले ही पल में बाओ बाओ यहाँ अपने कपड़े उतारने लगती है क्योंकि उसे नहाने जाना है और यही देख जाओ के फ्यूज उड़ जाते हैं और इसी तरह बाओ बाओ पूरे कपड़े उतारते हुए नहाने चली जाती है। और इसके बाद जाओ का ध्यान ट्रेनिंग में नहीं लगता, बेचारा कंसंट्रेट नहीं कर पाता। और इसके बाद जब बाओ बाओ नहाकर बाहर आती है तब कुछ पलों के लिए जाओ उसकी खूबसूरती को बस निहारता रह जाता है। लेकिन अगले ही पल में बाओ बाओ उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है कि तुम्हारा ध्यान सिर्फ ट्रेनिंग पर होना चाहिए। जाओ कहता है, मैं तुम्हारी वजह से ट्रेनिंग पर ध्यान ही नहीं दे पा रहा, क्या करूं मैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि बाओ बाओ जाओ की ट्रेनिंग कराने लगती है, लेकिन इसके बाद वो कहती है, तुम अपनी ट्रेनिंग पर सही से ध्यान नहीं दे रहे हो, शायद से तुम्हें एक ही घर में एक लड़की के साथ अकेले रहने में काफी अजीब महसूस हो रहा है। और इसीलिए अब बाओ बाओ यहाँ 2 मोहतरमाओं को बुला लेती है और ये दोनों जाओ का ख्याल रखेंगी, मतलब तुम समझ रहे हो ना, ये दोनों हमारे वर्जन जाओ को एक नए रास्ते पर ले जाएंगी। लेकिन जब ये दोनों उसके करीब जाने की कोशिश करती हैं, तब वो इन पर चिल्लाकर इन्हें खुद से दूर कर देता है, जिस वजह से वो दोनों चली जाती हैं। और इसके बाद बाओ बाओ पूछती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, तुम तो किसी लड़की के साथ रात गुजारना चाहते थे ना। पर जाओ कहता है, मैं अपने डॉम में जा रहा हूँ और मैंने तुम्हारा ये नौकर मालिक वाला खेल बहुत खेल लिया। बाओ बाओ, मैं अब तक छुपा रहा क्योंकि मैं अपने दद्दू की बात पर ध्यान देता था, लेकिन अब बहुत हो गया, अब मैं भागूंगा नहीं और जो भी मुझसे लड़ने आएगा मैं उसका सामना करूंगा। लेकिन बाओ बाओ कहती है, मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दे सकती। लेकिन यहाँ जाओ बाओ बाओ से नहीं डरता और वो आगे बढ़ता है। बाओ बाओ से रोकती है, रुक जाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। लेकिन इसके बाद भी जब वो नहीं रुकता तब बाओ बाओ यहाँ हमला करती है, जिससे ये घर बुरी तरह से टूट जाता है। पर इसके बाद भी जाओ नहीं रुकता और वो यहाँ से चला जाता है और बाओ बाओ यहाँ उदास हो जाती है। दूसरी ओर जब जाओ सड़क पर जा रहा था तभी वहाँ कार से ये मोहतरमा आती हैं, सायरा। और जाओ को देख वो उससे कहती है
तुम्हें इस तरह अकेले बेफिक्र होकर कहीं पर भी नहीं घूमना चाहिए। तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए। मेरे पिता तुमसे मिलना चाहते हैं। जाओ एक बार पीछे मुड़कर देखने के बाद उसके साथ कार में बैठ जाता है। सायरा जाओ को शहर लेकर आती है और हमें पता चलता है कि सायरा एक बहुत बड़ी कंपनी तेंगे ग्रुप की मालिक की बेटी है और इस पूरी कंपनी को सायरा के पिता ने ही बनाया है। और जब जाओ वहाँ पहुँचता है तब सायरा के पिता उसका वेलकम करते हैं। हाय, मैं हूँ तेंगे ग्रुप का प्रेसिडेंट चू हाओ। और इसके बाद वो जाओ को एक और बंदे से मिलवाते हैं। यह है जोंगू, एक हाई क्लास का मार्शल आर्टिस्ट। हमारे तेंगे ग्रुप में हम बेहतरीन और काबिल आउटसाइडर्स को हमारे साथ शामिल करते हैं। वैसे जाओ, मेरी बेटी सायरा के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? वो काफी खूबसूरत है, तुम्हें उसके साथ एक बार ट्राई करना चाहिए। ये बात सुन जाओ काफी हैरान हो जाता है। अब इसके बाद जोंगू और सायरा यहाँ से चले जाते हैं क्योंकि प्रेसिडेंट को जाओ के साथ अकेले में कुछ बात करनी थी। अब दूसरी ओर जूसैन और जूसी बाओ बाओ के पास पहुँचते हैं और वहाँ उन्हें पता चलता है कि जाओ यहाँ से जा चुका है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जूसी तो जाओ की सुपारी देने लगता है किसी को। सो जूसन उसे समझाता है कि ऐसा मत करो। अब इसके बाद ये लोग कोई तरीका सोचने लगते हैं जिससे ये जाओ को वापस अपने साथ शामिल कर सकें। जूसी सजेस्ट करता है कि अगर बाओ बाओ जाओ के पास जाकर उसे मनाए तो शायद वो मान जाएगा, और अगर ये तरीका काम नहीं किया तो इनके पास प्लान बी है। ये बाओ बाओ की ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं। अब बाओ बाओ काफी खूबसूरत लग रही है, लेकिन जूसन इसके लिए भी साफ मना कर देता है और कहता है कि इन कपड़ों में बाओ बाओ ज्यादा बेहतर लगेगी। अब तभी वहाँ यनियन आकर पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है। दोस्तों, जो यनियन है वो कुछ टाइम के लिए एक्सप्रेस डिलीवरी पर काम कर रही है पार्ट टाइम। और अब सब कुछ जानने के बाद यनियन कहती है कि आप लोग सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। अब दूसरी ओर ये प्रेसिडेंट जाओ को एक काफी अच्छा ऑफर देते हैं। साथ ही वो जाओ को उसके पास्ट के बारे में भी सब कुछ बताते हैं, जैसे उसके दद्दू की मौत कब हुई थी, उसके पिता उसे कब छोड़ कर गए थे। साथ ही वो उसकी काबिलियत की भी काफी तारीफ करते हैं। तुम मेरी बेटी के लिए परफेक्ट रहोगे। और इसके अलावा मैं तुम्हें एक और बात बता दूं कि हमारे ग्रैंडफादर्स के बीच एक कनेक्शन था। ये बात सुन जाओ हैरान हो जाता है। दूसरी ओर यनियन बाओ बाओ को बहुत ही प्यारे तरीके से तैयार कर देती है, लेकिन हम देखते हैं कि क्योंकि बाओ बाओ ने पहली बार हाई हील्स पहनी थी, वो उनमें सही से चल नहीं पाती और गिर जाती है। दूसरी ओर ये प्रेसिडेंट जाओ को बताता है कि आउटसाइडर्स बहुत पुराने वक्त से इस दुनिया में रहते आए हैं, वो भी बिल्कुल शांति के साथ। लेकिन 1944 में आउटसाइडर्स की दुनिया में एक जंग छिड़ गई और उसके बाद सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब हो गई और उस टाइम गवर्नमेंट ने भी इस मामले को सुलझाने के लिए कुछ नहीं किया। लेकिन एक ताज्जुब की बात, आज तक किसी को ये पता नहीं चला कि आखिर आउटसाइडर्स के बीच वो युद्ध क्यों हुआ था। लेकिन मैं सच्चाई जानना चाहता था और कई सालों की कड़ी मेहनत के बाद मुझे सच्चाई का पता चल गया। सभी आउटसाइडर्स 8 स्पेसिफिक आउटसाइडर्स की पावर को पाने के लिए लड़ाई कर रहे थे, लेकिन वैसी ताकतों को पाना नामुमकिन था क्योंकि उन ताकतों के साथ इंसान सिर्फ पैदा होते हैं, वो पैदाइशी हुनर होता है। और उन्हीं ताकतों में से एक थी कीताई कैन स्टाइल, जो कि तुम्हारे दद्दू की थी, और एक दूसरी ताकत थी मेरे दद्दू की, और इस ताकत का नाम है द चैनलिंग टेक्निक। अब ये टेक्निक देख जाओ हैरान हो जाता है। वही प्रेसिडेंट कहते हैं हम दोनों ही स्पेशल 8 पावर्स में से 2 के सक्सेसर्स हैं और तुम आराम से मेरे ऑफर के बारे में सोच लो, फिर मुझे अपना जवाब बताना। तब तक तुम थोड़ा आराम कर लो। अब इसके बाद हम जाओ को एक कमरे में ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं और बाओ बाओ की टेक्निक ट्रांसफर करने की वजह से जाओ बहुत अच्छे से अपनी प्रैक्टिस पर फोकस कर पा रहा है। लेकिन तभी जाओ गुस्से में कहता है आखिर मैं उस लड़की के बारे में क्यों सोच रहा हूँ। तभी उसके कमरे में सायरा आती है और कहती है कि वाह, तुम फिर से ट्रेनिंग करने लगे, ये काफी अच्छी बात है, लेकिन कैसा रहेगा अगर ये मोहतरमा तुम्हें थोड़ा रिलैक्स कर दें। और वहीं हम देखते हैं कि बाओ बाओ अब इस कंपनी में आ चुकी है, लेकिन बेचारी थोड़ा गिरते हुए आ रही है क्योंकि उसके लिए हील्स में चल पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। ये कहती है मुझे जाओ से मिलना है, पर रिसेप्शनिस्ट कहती है माफ करना, पर वो एक इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं इस वक्त। और इसके बाद 2 सिक्योरिटी गार्ड्स आकर बाओ बाओ को यहाँ से ले जाने लगते हैं, लेकिन अगले ही पल में बाओ बाओ उनसे खुद को छुड़ा लेती है, लेकिन हील्स की वजह से वो यहाँ फिर गिर जाती है और अगले ही पल में एक सिक्योरिटी गार्ड चिल्लाकर सिक्योरिटी अलर्ट कर देता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जाओ की बहुत अच्छी मसाज चल रही है और इससे जाओ को यहाँ बहुत अच्छा भी लग रहा है। और जाओ को इस तरह देख सायरा सोचती है कि आखिर मेरे पिता को इस घटिया लड़के में क्या दिखा, क्योंकि कल रात जब उसके पिता ने उसे बताया कि अब उसे जाओ को डेट करना पड़ेगा, तब ऐसा करने से सायरा ने मना कर दिया। लेकिन उसके पिता ने उसे समझाया, देखो सायरा,
मेरे 5 बच्चों में से सिर्फ तुम में ही एक आउटसाइडर की काबिलियत है, लेकिन इसके बावजूद भी तुम हमारे परिवार की चैनलिंग टेक्निक का यूज नहीं कर पाती हो। लेकिन इसके बावजूद भी मैंने कभी तुम्हारे साथ गलत बिहेव नहीं किया, इसीलिए अब मुझे लगता है कि तुम्हें अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहिए। और मैं जानता हूँ कि तुम काफी समझदार हो, तुम एक सही फैसला लोगी। अब इसके बाद प्रेजेंट में सायरा इस लड़की को यहाँ से जाने को कह देती है और वो जाओ से पूछती है कि उसका फैसला क्या है। जाओ कहता है मैं तुम्हें ज्वाइन नहीं कर सकता। सायरा कहती है तुम्हारा ये फैसला उस बाओ बाओ की वजह से है ना? तुम जानते हो ना, वो तुम पर अपना हुक्म चलाएगी। जाओ कहता है हाँ मैं जानता हूँ, पर सच कहूँ तो वो बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह है। तुम मुझसे जो कह दोगे वो उसे मान लेगी। वो तो शायद आज की मतलबी दुनिया के बारे में भी नहीं जानती, पर एक बात जो मैं जानता हूँ कि हमेशा जरूरत के वक्त उसने मेरी मदद की है। और ना जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है जैसे वो बहुत अकेली हो। दूसरी ओर काफी सारे गार्ड्स को हराने के बाद अभी भी बाओ बाओ जाओ को ढूंढ रही है और इसीलिए अब बाओ बाओ का सामना करने के लिए यहाँ 4 लोग आते हैं। ये सिक्योरिटी गार्ड बताता है ये लड़की बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसने अकेले ही इतने सारे सिक्योरिटी गार्ड्स को हरा दिया। ये बात सुन ये आदमी सोचता है क्या सच में ये लड़की इतनी ज्यादा ताकतवर है? तभी वो इसके पास आकर पूछती है मैं जाओ को ढूंढ रही हूँ, क्या आपको पता है कि वो कहाँ है? लेकिन तभी ये बंदा अपनी एक उंगली से बाओ बाओ पर हमला करता है, लेकिन बाओ बाओ उसे ब्लॉक कर देती है और इसके बाद वो इस बंदे के बाकी हमलों से बचकर इसके मुंह पर हमला करती है। तभी ये बंदा उस पर पीछे से हमला करता है और अपनी इलास्टिक टाइप बॉडी से बाओ बाओ को पूरी तरह से जकड़ लेता है और इसी मौके का फायदा उठाकर ये लड़की बाओ बाओ पर हमला करने जाती है, पर बाओ बाओ अपनी ताकत दिखाते हुए इन दोनों को खुद से दूर कर देती है। ये देखते हुए ये चौथा बंदा सोचता है ये लड़की वाकई काफी ताकतवर है। दूसरी ओर सायरा कहती है मेरे पिता ने तुम्हें उन 8 पावरफुल मास्टर्स के बारे में बता दिया है ना? शायद से वो तुम्हें लेकर वाकई बहुत ज्यादा सीरियस हैं। इसका मतलब अगर तुम हमें ज्वाइन कर लेते हो तब तुम मुझे डेट कर पाओगे। वो कहता है डेट हाँ, पर तुम तो मुझसे प्यार भी नहीं करती। लेकिन ये बात सुन सायरा अब अपने कपड़े उतारने लगती है और इसके बाद वो धीरे से जाओ की ओर बढ़ती है और कहती है मैं बहुत ज्यादा सीरियस हूँ। दोस्तों सायरा ये सब अपने पिता और अपने परिवार के लिए कर रही है और उनके लिए वो जाओ से प्यार करने के लिए भी तैयार है। और भैया अब तो जाओ भी जोश में आ जाता है। वो कहता है हम दोनों बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड भी नहीं है, फिर भी तुम मेरे साथ वो सब करने को तैयार हो? वाओ आज तो मैं तबाही मचा दूंगा। और जाओ का ये इतना घटिया रूप देखकर सायरा उसमें ऐसा थप्पड़ मारती है कि वो दीवार तोड़कर दूसरी ओर गिरता है और अब वो मन बना लेती है कि चाहे कुछ हो जाए वो जाओ को डेट नहीं करेगी। लेकिन तभी ये मोहतरमा उसे आकर बताती है कि बाओ बाओ यहाँ आ चुकी है और तभी वो नोटिस करती है कि जाओ यहाँ से चुपके से निकलने की फिराक में है। जाओ कहता है अरे देखिए ना मोहतरमा, मैं इतनी जल्दी शादी नहीं कर सकता। लेकिन ये बात सुनते ही हम देखते हैं कि सायरा इतनी दूर से ही जाओ पर हमला कर देती है। जाओ को समझ नहीं आता कि इतनी दूर से उसका हमला उस पर कैसे लग गया। जाओ उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो लड़ना नहीं चाहता, लेकिन सायरा उस पर हमले कर देती है। सो अब अपनी पावर को एक्टिवेट करके जाओ उसके हमलों को ब्लॉक करने की कोशिश करता है और इसके बाद वो मौका देखकर सायरा पर जाकर हमले करता है और जाओ के लगातार हमलों की वजह से सायरा को थोड़ा पीछे हटना पड़ता है। लेकिन इसके बाद जाओ अपनी पावर को और बढ़ाकर सीधा जाकर सायरा पर हमला करता है, लेकिन अचानक से सायरा वहाँ से गायब हो जाती है और पीछे से जाओ पर वार करती है और इसके बाद जाओ को सायरा की ताकत समझ आती है, टेलीपोर्टेशन। दूसरी ओर सायरा के पिता को जानने को मिलता है कि इनकी कंपनी में कोई घुसपैठिया आ गया है। बाओ बाओ की बात हो रही है। ये बंदा उन्हें बताता है कि वो एक लड़की है जो एक्सप्रेस डिलीवरी के लिए काम करती है और वो इतनी ज्यादा ताकतवर है कि वो एग्जीक्यूटिव्स को ऑलरेडी हरा चुकी है। हम देखते हैं कि बाओ बाओ इन तीनों को हरा चुकी है और अब यहाँ सिर्फ यही बंदा रह गया है। वो इस बंदे से कहती है तुम इन तीनों को हॉस्पिटल ले जाओ। वैसे क्या तुम ये जानते हो कि जाओ कहाँ है? वो कहता है माफ करना मैं नहीं जानता। सो अब बाओ बाओ यहाँ से जाने लगती है और ये बंदा सोचता है कि आखिर ये लड़की है कौन और इसकी ताकतें ये भी बहुत अलग हैं। अब दूसरी ओर प्रेसिडेंट जोंगू से कहते हैं क्या तुम थोड़ी देर इंतजार कर सकते हो, क्योंकि शायद थोड़ी दिक्कत आ गई है और अब उस लड़की का सामना करने मुझे खुद जाना पड़ेगा। लेकिन जोंगू कहता है आप रहने दीजिए, ये मेरे लिए एक काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो मैं आपको अपनी काबिलियत दिखा सकूं। अब दूसरी ओर हम देखते हैं कि ये बंदा इस दूसरे बंदे को सहारा देकर इन्हें यहाँ से ले जा रहा है। ये बंदा कहता है
हमें माफ कर दीजिएगा यंग मास्टर, हम तीनों मिलकर भी उस एक लड़की को नहीं हरा सके। ये कहता है तुम सब इतना निराश मत हो, ऐसा नहीं है कि तुम लोग कमजोर हो, बस वो लड़की बहुत ज्यादा ताकतवर थी। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जाओ को सायरा का सामना करने में दिक्कत आ रही है और यहाँ जाओ का डिफेंस कमजोर पड़ जाता है, जिस वजह से सायरा उसे वहीं गिरा देती है और कहती है कि हार लो और हमें ज्वाइन कर लो। मगर हंसते हुए जाओ कहता है तुम ना बहुत ज्यादा गुस्सैल हो और यही तुम्हारा असली चेहरा भी है, तुम बस शांत बनने का नाटक करती हो, है ना? लेकिन इस तरह लड़ने से कोई फायदा नहीं है। कैसा रहेगा अगर हम कोई शर्त लगाएं? मैं तुम्हें हरा तो नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हारी टेक्निक को तोड़ जरूर सकता हूँ और अगर मैंने उसे तोड़ दिया तो तुम मुझे यहाँ से जाने दोगी। लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो जो तुम कहोगी मैं वो करूंगा। दूसरी ओर जैसे बाओ बाओ आगे बढ़ती है, उसका सामना होता है जोंगू से और बाओ बाओ से लड़ने के लिए जोंगू अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है और इसके बाद वो बाओ बाओ से कहता है मुझे लग रहा था कि मेरा सामना किसी बहुत ही ताकतवर शख्स से होगा, लेकिन तुम तो बस एक छोटी सी बच्ची हो। और इसके बाद वो बाओ बाओ पर हमला कर देता है। तभी यहाँ सीन बदलता है और हम इस बंदे को देखते हैं और ये कहता है हमारे तेंगे ग्रुप में ऐसा कोई नहीं है जो उस लड़की को हरा सके, यहाँ तक कि उस लड़की में इतनी भी काबिलियत है कि वो प्रेसिडेंट को भी हरा दे। लेकिन ये सफेद बालों वाला लड़का जिसका नाम शिन है वो कहता है तुम चिंता मत करो, मेरे डैड ने एक हाई लेवल मार्शल आर्टिस्ट को हाल ही में बुलाया है और वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। अब जैसे ही ये लोग सामने का दरवाजा खोलते हैं, ये बाओ बाओ और जोंगू को आपस में फाइट करता हुआ देखते हैं और यहाँ हम देख सकते हैं कि जोंगू काफी ज्यादा ताकतवर होता है। वही हील्स की वजह से बाओ बाओ को बैलेंस बनाने में दिक्कत आ रही थी और इसी मौके का फायदा उठाकर जब जोंगू उस पर हमला करता है तब इससे बाओ बाओ के दिमाग पर एक अजीब सा असर पड़ता है और यही देख ये चारों कहते हैं ये आदमी तो बहुत ज्यादा ताकतवर है। और फिर जोंगू बाओ बाओ से कहता है अब तुम्हारा बैड लक शुरू हो गया है क्योंकि तुम्हारा सामना मुझसे हो रहा है। अब इसके बाद बाओ बाओ समझ पाती है कि जोंगू की ताकत बिल्कुल पानी की तरह है, भले ही हम पानी के फोर्स को कितना ही क्यों ना रोकें, वो अपना असर जरूर दिखाता है। यानी कि जोंगू के हमले लोगों के इंटरनल ऑर्गन्स पर असर दिखाते हैं और इसीलिए यहाँ बाओ बाओ कहती है एक मिनट, मुझे बहुत अजीब महसूस हो रहा है और इसी वजह से अब वो अपना सिर जमीन में मार देती है ताकि अब वो फाइट पर अच्छे से फोकस कर पाए। और इसके बाद जोंगू बाओ बाओ पर अपने वेपन से अटैक करता है जिस वजह से वो जख्मी हो जाती है और इसके बाद बाओ बाओ देखती है कि जोंगू अपने वेपन्स को कंट्रोल कर पा रहा है, यानी कि इसके पास भी जू सेन की तरह कंट्रोलिंग पावर्स हैं। सो अब इसके बाद बाओ बाओ जोंगू के इन वेपन्स के अटैक्स को रोकने लगती है। बाओ बाओ सोचती है कि ये इतने अच्छे से अपने वेपन्स को कंट्रोल कैसे कर पा रहा है। अब यहाँ पर ये यंग मास्टर शिन बताता है कि जोंगू एक आर्म मास्टर है। दोस्तों, आर्म मास्टर्स ऐसे लोग होते हैं जो अपने वेपन्स का यूज ऐसे कर पाते हैं जैसे वो उनकी बॉडी का एक हिस्सा हो, लेकिन इसके लिए उन्हें बहुत ही कड़ी ट्रेनिंग करनी पड़ती है। और यहाँ हमलों से बचने के दौरान जोंगू बाओ बाओ को पकड़ लेता है और अब उसका वेपन बाओ बाओ को खत्म करने वाला था, लेकिन बाओ बाओ अपनी हड्डी के एंगल को मोड़कर उछलकर बच जाती है और जोंगू अपने ही वेपन से जैसे तैसे बच पाता है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि बाओ बाओ अपनी हील्स उतार देती है क्योंकि इनकी वजह से उसे बैलेंस करने में दिक्कत आ रही थी। दूसरी ओर सायरा जाओ की शर्त को एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन वो कहती है कि चाहे तुम कोई भी शर्त लगा लो, तुम्हारा हारना तय है। लेकिन इसके बाद जब सायरा हमला करती है तब इस बार जाओ उसके हमले को डिफ्लेक्ट कर देता है और यहाँ सायरा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि आखिर जाओ ने ये कैसे कर लिया। इसके बाद वो जाओ पर मल्टीपल अटैक्स करती है पर किसी भी हमले का जाओ पर कोई असर नहीं होता और यही देख अब सायरा हैरान रह जाती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर ये आंखें बंद करके भी उसके हमलों को कैसे रोक पा रहा है। जाओ कहता है लगता है मैं शर्त जीत गया, तो चलिए मैडम अब मैं चलता हूँ। अब जाओ यहाँ से जाने लगता है, लेकिन सायरा उसे रोककर पूछती है देखो अब मैं तुम्हें जाने से तो नहीं रोक सकती क्योंकि मैंने अपनी जुबान दी है, लेकिन जाने से पहले क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि तुमने मेरे हमलों को रोकने के लिए कौन सी टेक्निक का यूज किया है। जाओ बताता है कि राइहो को सीखने के बाद उसने उसमें थोड़ी एडजस्टमेंट की और उससे उसने एक नई टेक्निक बनाई और उसी से उसने सायरा के हमलों को रोका है। लेकिन इसके बाद जाओ कहता है ये शर्त हारने के बाद तुम थोड़ा कम गुस्से में लग रही हो, इसका मतलब तुम सच में मुझे डेट करना नहीं चाहती थी। अब जाओ की ये बातें सुन सायरा को समझ आता है कि वो जानबूझकर उसके सामने ठरकी बन रहा था ताकि सायरा को गुस्सा आ जाए और वो उसके साथ कुछ ना करे। तभी जाओ पूछता है वैसे एक बात बताओ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, क्या तुम्हें इससे कोई फर्क पड़ रहा है?
वो हंसते हुए कहती है, तुम्हारे जाने से मुझे क्या ही फर्क पड़ेगा। जाओ कहता है, मुझे यार अपने लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढनी होगी जिसे मेरी ताकत नहीं मुझ में इंटरेस्ट हो। पक्का मुझे ऐसी लड़की मिलेगी। दूसरी ओर हम देख पाते हैं कि अब बाओ बाओ जोंगू के हमलों से बहुत आसानी से बच पा रही है, क्योंकि अब उसने अपनी हील्स उतार दी हैं और अब वो जोंगू पर भारी पड़ रही है। लेकिन तभी यहाँ पर प्रेसिडेंट आ जाते हैं और ये देख जोंगू सोचता है, ये कहाँ से आ गया? अगर अब मैंने इसके सामने इस लड़की को नहीं हराया तब इसकी नजरों में मेरी इज्जत कम हो जाएगी। इसके बाद जोंगू बाओ बाओ पर कई हमले करता है पर वो उनसे बच जाती है। ये देख जोंगू सोचता है, इसके हील्स उतारने के बाद ये पहले से ज्यादा तेज हो गई है और इतनी देर लड़ने के बाद भी इसे देखकर जरा भी नहीं लगता कि ये जरा भी थकी है। तभी बाओ बाओ कहती है, मैं यहाँ जाओ को ढूंढने आई हूँ, इसीलिए मेरे पास लड़ने का वक्त नहीं है, तो क्या मैं यहाँ से जा सकती हूँ प्लीज? अब यहाँ जोंगू को एक अच्छा बहाना मिल जाता है। वो कहता है, मैं सीरियस होने वाला था लेकिन तुम यहाँ से जाना चाहती हो, अब मैं भी क्या करूँ? एक लड़की के खिलाफ पूरी ताकत के साथ लड़ना मुझे भी सही नहीं लगेगा। अगर तुम मुझसे झुककर यहाँ से जाने की इजाजत मांगोगी तब मैं तुम्हें जाने दूंगा। लेकिन तभी बाओ बाओ जोंगू को ही वहाँ घुटनों पर झुका देती है और जाने लगती है। अब गुस्से में आकर जोंगू बाओ बाओ पर हमला करता है, लेकिन उस हमले से बचकर बाओ बाओ इन हील से जोंगू का खेला खत्म कर देती है। अब दूसरी ओर जब जाओ यहाँ से जा रहा था, लेकिन तभी वो फिर से सायरा के पास आकर पूछता है, अरे वो क्या है ना कि क्या हम एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बना सकते हैं? लेकिन ये बात सुन सायरा गुस्से में आ जाती है और वो यहाँ जाओ का खेला खत्म कर देती है, जिससे वो फ्लोर टूट जाता है और जाओ नीचे गिरता है। नीचे बाओ बाओ थी। जाओ अपने सामने बाओ बाओ को देखता है, क्या तुम यहाँ मुझे लेने के लिए आई हो? बाओ बाओ कहती है, हाँ। जाओ कहता है, मैं तुम्हारे साथ ऐसे ही नहीं जाऊंगा। लेकिन तभी बाओ बाओ जाओ से हर एक चीज के लिए माफी मांगती है, जो भी अब तक उसने जाओ के साथ गलत किया उस हर एक चीज के लिए। अब बाओ बाओ को इस तरह से देख जाओ सोचता है, यार मैं वहां से तो अपनी मर्जी से आ गया था, लेकिन अब अगर मैं जाऊंगा तो वो जूसी मेरा मजाक सा उड़ाएगा। जाओ यहाँ कहता है, मैं तुम्हारे साथ तब चलूंगा जब तुम मेरी बात मानोगी। बाओ बाओ इसके लिए हामी भर देती है। अब यही देख जाओ कहता है, ठीक है अब तुम थोड़ी देर यही खड़ी रहो, मैं इन लोगों से जरा बात कर लूं। अब इसके बाद जाओ प्रेसिडेंट के पास जाकर कहता है, मुझे माफ कर दीजिएगा, आपने मेरा इतना अच्छे से ख्याल रखा और पर अब मुझे जाना होगा। लेकिन ये बात सुन प्रेसिडेंट गुस्से में आकर कहता है, क्या तुम हमारे तैंकी ग्रुप का इस तरह से मजाक उड़ा रहे हो? मैंने तुमसे जो भी बातें कही वो बिल्कुल सच थी। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तब तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। अब यहाँ प्रेसिडेंट का ऑरा काफी ज्यादा खतरनाक होता है। बाओ बाओ कहती है, मैं इसे देखती हूँ, लेकिन जाओ कहता है, नहीं तुम वही रहो, इस मामले को मैं संभालूंगा। लेकिन जाओ को प्रेसिडेंट की पावर और उसका प्रेशर महसूस हो रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी जाओ कहता है, मैंने फैसला कर लिया है, मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। और ये बात सुन प्रेसिडेंट हंसने लगता है और कहता है, तुम सच में काफी स्मार्ट हो, तुम जानते थे कि मैं यहाँ तुम्हें मान नहीं सकता। जाओ को समझ आता है कि प्रेसिडेंट उसे बस टेस्ट कर रहा था। वो कहता है, मुझे ये देख काफी अच्छा लगा कि मेरी पावर देखने के बाद भी तुम अपनी जुबान से पीछे नहीं हटे और अपने फैसले पर अड़े रहे। तुम मुझे अब और भी ज्यादा पसंद आ गए हो और हाँ तुम इस लड़की के साथ अब घर वापस जा सकते हो। जाओ हंसते हुए कहता है, मैं ना एक दिन आपके जितना ही समझदार आदमी बनूंगा। लेकिन तभी जोंगू खड़ा होकर कहता है, मैं उस लड़की को यहाँ से नहीं जाने दे सकता। प्रेसिडेंट उसे समझाने की कोशिश करता है, यार हमने बात कर ली है, अब जाने भी दे। लेकिन जोंगू उसकी बात नहीं सुनता और इसके बाद वो हमला कर देता है और ये हमले बाओ बाओ में लग जाते हैं। वो इन्हें डॉच नहीं करती क्योंकि जाओ ने उससे कहा था कि वो यहीं खड़ी रहे और हिले ना। और इसके बाद ये प्रेसिडेंट अपनी पावर का यूज करके जोंगू को बेहोश कर देता है, साथ ही उसे अपने तैंकी ग्रुप से भी निकाल देता है। और तभी वहाँ बाओ बाओ गिरने लगती है। सुजाओ उसके पास जाकर उसे पकड़ता है, लेकिन बाओ बाओ का खून बहना बंद ही नहीं हो रहा था। यही देख जाओ बहुत घबराने लगता है। सो प्रेसिडेंट उसे शांत करता है और बाओ बाओ की हालत देख अपने बेटे शिन को बुलाकर कहता है, तुम्हारे पास वो सोल है ना? ये बात सुन शिन अपने हाथ से एक सोल निकालता है और वो सोल उसके अंदर चली जाती है। हमें जानने को मिलता है कि ये प्रेसिडेंट के फूकलैंड की समनिंग टेक्निक है और यहाँ जिसकी सोल को शिन ने समन किया है वो 9 बेस्ट डॉक्टर्स में से एक है। अपनी इस पावर का यूज करके शिन बाओ बाओ की बॉडी में से ये कीले निकालता है और वो उसका इलाज शुरू करने ही वाला था कि तभी उस जगह पर शूसैन और शूसी आ जाते हैं। जाओ इन्हें सिचुएशन बताता है। जूसेन कहता है, परेशान मत हो और शिन अब तुम इसका इलाज करना बंद कर दो।
वो कहता है कि अगर मैंने इसका इलाज नहीं किया तो ये मर जाएगी। शूसी कहता है तुम परेशान मत हो, हमारी एक्सप्रेस डिलीवरी कंपनी सब संभाल लेगी। और इसके बाद ये लोग यहाँ से बाओ बाओ को लेकर जाने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग बाओ बाओ को एक कार के जरिए ले जा रहे हैं। यहाँ जाओ बहुत परेशान होता है, वो इन सब का दोष खुद को दे रहा था। लेकिन तभी जूशी कहता है तुम इतने परेशान मत हो। लेकिन अगले ही पल में जाओ उसकी कॉलर पकड़ के कहता है पहले मुझे एक बात बताओ कि तुमने इसका ट्रीटमेंट क्यों रुकवा दिया। और तभी जूसैन कहता है कि शांत रहो जाओ, तुम बाओ बाओ के आराम को डिस्टर्ब कर रहे हो। जाओ को उसकी बात समझ नहीं आती। लेकिन इसके बाद जाओ नोटिस करता है कि बाओ बाओ का खून बहना बंद हो गया है और यहाँ उसकी सांसें भी भारी नहीं है, वो तो बस सो रही है। आखिर ये इतनी जल्दी हील कैसे हो गई। सो अब जाओ पूछता है कि ये बाओ बाओ असल में है कौन और ये इतनी ज्यादा ताकतवर कैसे है और ये मुझे लेकर इतनी ज्यादा ऑब्सेस्ड क्यों है, इसने मेरे लिए अपनी जान खतरे में क्यों डाली। जूसी तो बोल देता है क्योंकि ये तुम्हें पसंद करती है। लेकिन जाओ को उसकी बात पर यकीन नहीं होता। सो यहाँ जूसैन कहता है हम इस वक्त तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं बता सकते, लेकिन ये बात पक्की है कि तेनशिफू के साथ तुम्हारा कोई ना कोई कनेक्शन है और इसीलिए हम तुम्हारी मदद करेंगे ताकि तुम नेक्स्ट तेनशी सामा बन पाओ। जाओ कहता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम लोग बस मेरा और बाओ बाओ का इस्तेमाल कर रहे हो। जूसैन कहता है नहीं, बाओ बाओ के हमारे लिए काम करने के बदले में हम उसके पास्ट को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। बाओ बाओ के पास उसकी पास्ट लाइफ की कोई भी मेमोरीज नहीं है, जैसे वो कहाँ पैदा हुई, उसका बचपन कैसा था, उसकी जिंदगी कैसी थी। ये बात सुन जाओ हैरान हो जाता है। अब दूसरी ओर हम लिंग्यू को एक बुढ़े के साथ देखते हैं और लिंग्यू यहाँ कुछ बात करके यहाँ से जा रहा था। ये बुढ़ा उसे रोकता है कि आज रात खाने के लिए तो रुक जाओ। लेकिन लिंग्यू कहता है नहीं मुझे जाना होगा, लेकिन हमारे बीच जो बात हुई आप उसे एक सीक्रेट ही रखना। लिंग्यू के जाने के बाद ये बुढ़ा फुल हवस के साथ एक कमरे में जाता है जहाँ पर ये मोहतरमा थी, यानी कि ये बुढ़ा विलन्स के साथ मिला हुआ है। लेकिन जैसे ही ये बुढ़ा हिशिया के साथ अपने बेटे को देखता है ये बहुत ज्यादा भड़क जाता है और इसके बाद उसे पीटते हुए कहता है तूने मेरी हिशिया के करीब जाने की कोशिश भी कैसे की। पर वो कहती है तुम्हारी मैं तुम्हारी कब हुई। बुढ़ा कहता है माफ करना, वो गलती से मेरे मुंह से फिसल गया, पर तुम जानती हो ना मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और इसके बाद ये बुढ़ा हिशिया को सब कुछ बता देता है जो भी इसकी बातचीत हुई लिंग्यू के साथ। ये सुन हिशिया इस बुढ़े के बेटे कोक्यासु से कहती है अब तुम भी उस टूर्नामेंट में हिस्सा लोगे और तेनशी सामा बनने के लिए तुम कड़ी ट्रेनिंग करोगे ना तुम। वो कहता है हाँ मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन मैं उन हाई लेवल मार्शल आर्टिस्ट का सामना कैसे करूंगा। और तभी वहाँ एक बंदा आकर कहता है इसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं तुम्हें वो ताकत दूंगा जिससे तुम उन हाई लेवल वॉरियर्स का सामना कर पाओगे। दोस्तों इस बंदे का नाम है चिंचू और ये यहाँ हिशिया को लेने आया है, जिस बात से ये बाप बेटे भड़क जाते हैं। सो हिशिया उन्हें समझाती है कि तुम दोनों बस अपना काम करो, मैं तुम दोनों को रिवॉर्ड जरूर दूंगी। अब यहाँ से जाते हुए चिंचू कहता है तुम ना बड़ी सेल्फिश हो, तुम्हारे जाने के बाद ये बाप बेटे एक नॉर्मल लाइफ कभी नहीं जी पाएंगे, लेकिन तुम्हारी ही बदौलत हमें छुपने के लिए इतनी अच्छी जगह मिली है। इसके बाद ये दोनों एक कमरे में आते हैं। यहाँ एक और ये पूरा कोई काला बंदा होता है शोमोन नाम का, और यहाँ पर लिंग्यू ने एक रिचुअल परफॉर्म करके जाओ के दद्दू की लास्ट मेमोरीज को उनकी सोल से निकाल लिया है। और इसके बाद ये उन मेमोरीज को देखता है और इसके बाद शोमोन भी इन मेमोरीज को देखता है, पर इन मेमोरीज में इतना कुछ खास नहीं होता। लेकिन लियांग जानता है कि इन मेमोरीज में जो इन्फॉर्मेशन है वो कितनी ज्यादा खास है। और जब वो ये बात शोमोन को बताता है तब शोमोन बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और अब लियांग यहाँ एक प्लान बनाता है, वो इन मेमोरीज को जाओ को दिखाएगा। ये सब कहते हैं कि अगर तुमने ऐसा किया तो एक्सप्रेस डिलीवरी में एक तूफान आ जाएगा। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि जाओ अभी भी बाओ बाओ के होश में आने का इंतजार कर रहा है उसके पास बैठा हुआ। तभी यहाँ जूसी और जूसैन खाने पीने का सामान लेकर आते हैं और जाओ से कहते हैं कि उसे स्कूल जाना चाहिए, वो ज्यादा दिन तक अपना स्कूल बंक नहीं कर सकता। अब उनके बहुत समझाने के बाद जाओ उनकी बात मान लेता है क्योंकि उन्होंने कहा है कि वो यहाँ बाओ बाओ का ख्याल रखेंगे। अब उसके जाने के बाद ये दोनों आपस में बात करते हैं, क्या लगता है हम कब तक उससे बाओ बाओ का सच छुपा पाएंगे। जूसी कहता है कि वो थोड़ा बेवकूफ है, उसे वो समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। कि तभी बाओ बाओ होश में आ जाती है। उसके होश में आते ही जूशी उस पर गुस्सा करने लगता है कि आज के बाद ऐसी बेवकूफ भरी हरकत कभी मत करना। और इसके बाद जूसी यहाँ पूछता है मुझे एक बात बताओ, तुम उस हमले को आसानी से रोक सकती थी पर फिर भी तुमने ऐसा क्यों नहीं किया। वो कहती है क्योंकि जाओ ने उसे वहाँ से हिलने से मना किया था। तभी जूसैन को एक इम्पोर्टेंट कॉल आता है। दूसरी ओर यहाँ से जाते वक्त जाओ सोच रहा था
कि आखिर जूसैन और जूसी मुझसे क्या छुपा रहे हैं। और तभी जाओ जंगल की ओर आगे बढ़ जाता है। हम देखते हैं लियांग उसका पीछा कर रहा था, लेकिन कब जाओ लियांग के पीछे आ गया लियांग को पता भी नहीं चला। लियांग कहता है, मैं आज यहाँ तुमसे लड़ने नहीं आया हूँ और मैं तो यहाँ बिल्कुल अकेला हूँ। जाओ पूछता है, तो फिर तुम यहाँ क्या करने आए हो? लियांग बताता है, मैं यहाँ माफी मांगने आया हूँ। तुम्हें मेरी ताकत के बारे में तो पता ही है, मैं दूसरों की सोल से उनकी मेमोरीज और उनकी पावर्स को निकाल कर यूज कर सकता हूँ। और जब मैंने तुम्हारे दद्दू की बॉडी में से उनकी लास्ट मेमोरीज निकाली, तब मुझे एक बहुत ही चौंकाने वाली बात पता चली और मुझे लगता है कि ये बात अब तुम्हें खुद अपनी आंखों से देखनी चाहिए। और इसके बाद लियांग उन मेमोरीज को जाओ को दे देता है और कहता है कि शायद तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं होगा, इसलिए तुम्हें खुद अपनी आंखों से देखना चाहिए। जाओ पूछता है, तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? तुम तो मेरे दुश्मन हो ना? लियांग कहता है, हमारे सेंसेई में हम लोग जो चाहे वो कर सकते हैं और मैं तुम्हारी मदद इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरे लिए बहुत मजेदार है। वैसे मर्जी तुम्हारी, तुम देखना चाहो तो देखो वरना मत देखो। सो अब लियांग के जाने के बाद जाओ उन मेमोरीज को देखता है और वो देखने के बाद वो वापस जाते हुए सोचता है कि क्या उन लोगों ने मुझे धोखा दिया है। और इसके बाद जब जाओ वापस यहाँ घर पहुँचता है तब यहाँ उसे कोई नजर नहीं आता। दोस्तों, जब जाओ ने अपने दद्दू की 12 साल पुरानी मेमोरीज को देखा तब उसमें बाओ बाओ बिल्कुल वैसी ही नजर आ रही है जैसी वो आज है। उसकी उम्र जरा भी नहीं बढ़ी। जाओ को कुछ समझ नहीं आता, तभी उसे जूसैन का कॉल आता है और इसके बाद जाओ हॉस्पिटल में पहुंचता है और यहाँ हम देखते हैं कि जूसी और जूसैन के पिता की हालत खराब होती है। वो बहुत बीमार होते हैं और कुछ टाइम से वो कोमा में भी थे। और जाओ को यहाँ इसीलिए बुलाया गया है क्योंकि इनके पिता उससे मिलना चाहते थे। लेकिन तभी जाओ कहता है, पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ बाओ बाओ, आज से 12 साल पहले क्या तुम्ही ने मेरे दद्दू की जान ली थी? और बाओ बाओ यहाँ जवाब देती है, हाँ। बाओ बाओ की ये बात सुनते ही जाओ बहुत गुस्से में आ जाता है। लेकिन तभी जूसैन के पिता होश में आकर कहते हैं, अब वक्त आ गया है इस लड़के को सब कुछ बताने का। वो जाओ से कहते हैं, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ बेटा, अपने बारे में और आमू के बारे में। दोस्तों, ये महाशय बाओ बाओ को आमू कहकर बुलाते हैं और ये उसे बहुत लंबे वक्त से जानते हैं, सन 1944 से। और ये बात सुन जाओ हैरान हो जाता है। फिर हमें 1944 का सीन दिखाया जाता है जहां हम बाओ बाओ को देखते हैं जिसे एक अजीब सी जगह पर होश आता है। और जब वो जंगल में आती है तब उसे एक गांव के 2 लोग मिलते हैं। उनमें से एक बंदा पूछता है, मैं साहब ठीक तो है ना आप इस जंगल में इस वक्त? लेकिन तभी ये दूसरा बंदा उसकी खूबसूरती देख बहक जाता है और उसके साथ गलत करने की कोशिश करता है। पर तभी वहाँ एक आदमी और एक औरत आकर उन दोनों को पीट कर यहाँ से भगा देते हैं। पर इसके बाद ये दोनों देखते हैं कि इस लड़की के चेहरे पर तो कोई एक्शन ही नहीं होता। इसी वजह से ये दोनों उसे अपने घर ले आते हैं जहाँ उनका इंतजार उनका 9 साल का बेटा जूहो कर रहा था। और दोस्तों, यही शूसैन और शूसी का पिता है। ये लोग यहाँ बाओ बाओ से बात करने की कोशिश करते हैं पर वो यहाँ कुछ नहीं बोलती। अब यहाँ ये महाशय कहते हैं कि अगर इस लड़की का कोई रिलेटिव हमें नहीं मिला तो फिर हम क्या करेंगे? मोहतरमा कहती हैं, तब हम इसे अपने साथ रखेंगे। अब अगले दिन महाशय आसपास के गांव में जाकर बाओ बाओ के बारे में पूछताछ करते हैं पर उन्हें कोई जानकारी नहीं मिलती। इसीलिए अब बाओ बाओ इन्हीं के साथ रहने लगती है। और ऐसे ही बाओ बाओ को यहाँ रहते हुए कुछ वक्त गुजर जाता है और यहाँ लोग उसे आमू कहकर बुलाने लगे। लेकिन उसने कभी भी किसी से कोई बात नहीं की। अब ऐसे ही एक बार आमू को एक छोटा सा डॉगी दिखता है। वो उस बेचारे को खाने लगती है और कुछ महीने यहाँ रहने के बाद वो थोड़ा थोड़ा बोलना भी सीख गई है। और फिर एक दिन वो इन्हें बताती है कि उसका नाम बाओ बाओ है। और इसके बाद मोहतरमा बाओ बाओ को साथ ही अपने बेटी को भी पढ़ना लिखना सिखाने लगी। लेकिन बेचारा जो हुआ उसके लिए ये पढ़ना लिखना बहुत मुश्किल है। और तभी मोहतरमा बाओ बाओ से पूछती हैं कि क्या तुम्हें अपने नाम के अलावा कुछ और याद आया, जैसे तुम कहाँ रहती हो, तुम्हारा परिवार कौन है? लेकिन तभी कुछ अजीब होता है और बाओ बाओ के सिर में बहुत तेज दर्द होने लगता है। उसे इतना तेज दर्द होता है कि वो दर्द के मारे चिल्लाने लगती है। सो जो हुआ डॉक्टर को लेने चला जाता है। लेकिन जब तक वो डॉक्टर को लेकर आता है तब तक बाओ बाओ प्रैक्टिस मोड में जा चुकी थी। ये देख डॉक्टर बताते हैं कि ये लड़की की का यूज कर सकती है। अरे वही स्पेशल पावर्स। और स्पेशल पावर्स का यूज करने वाले लोगों को आउटसाइडर्स कहा जाता है। डॉक्टर इन दोनों से कहता है कि वो इस बारे में कभी किसी को ना बताएं। अब रात के वक्त जो हुआ बाओ बाओ से पूछता है कि उसे ये मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग किसने सिखाई है। वो कहती है पता नहीं, पर मुझे ये बहुत अच्छे से आता है। और इसके बाद वो जूहुआ को देखकर कहती है कि तुम्हारे अंदर भी एक स्पेशल पावर है
और इसके बाद वो जूहुआ को अपनी तरह बैठकर प्रैक्टिस करने को कहती है। और जब जूहुआ ऐसा नहीं कर पाता तब वो उससे कहती है कि उसे अपना दिमाग शांत रखना होगा, तभी उसकी ये की पावर एक बैलेंस में आ पाएगी। अपनी आंखें बंद करके कंसंट्रेट करने की कोशिश करो। और इसके बाद जब जूहुआ ऐसा करता है तब वो अपनी की पावर को बैलेंस कर पाता है और इसके बाद वो बहुत ज्यादा खुश होता है। और इसके बाद जूहुआ बाओ बाओ के साथ मिलकर अपनी की पावर की ट्रेनिंग करने लगता है बिना किसी को इस बारे में बताए। इसी तरह सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। फिर वक्त आता है फसल काटने का और यहाँ जूहुआ की माँ गाना गाते हुए फसल काट रही थी। उन्हें देख बाओ बाओ भी गाना गाने की कोशिश करती है और यही देख जूहुआ काफी खुश नजर आता है क्योंकि ये इनकी जिंदगी का सबसे ज्यादा खुशनुमा वक्त था। लेकिन फिर वक्त आता है 1949 का। मोहतरमा अपने पति को बताती हैं कि आज उनके घर आंटी आई थी आमू के लिए अपने बेटे का रिश्ता लेकर, लेकिन मोहतरमा ने मना कर दिया क्योंकि वो आमू की शादी उनकी आंटी के घर में नहीं करवाना चाहती थी। यहाँ महाशय कहते हैं, लेकिन एक बात गौर करने वाली है, आमू को यहाँ आए 5 साल हो गए हैं पर उसकी उम्र जरा भी नहीं बढ़ी है। सही फैसला यही रहेगा कि इस साल हम फसल काटने के बाद आमू के परिवार वालों को ढूंढने की कोशिश करें। लेकिन जूहुआ यहाँ कहता है, ठीक है, लेकिन अगर आप उनके रिलेटिव्स को नहीं ढूंढ पाते तो फिर बाओ बाओ हमारे परिवार का हिस्सा बनकर रहेगी। यहाँ महाशय कहते हैं, लेकिन वो काफी अलग है, क्या वो हमें अपने परिवार के रूप में एक्सेप्ट करेगी? अब ये लोग आमू से जाकर पूछते हैं कि क्या वो इन्हें पसंद करती है, लेकिन आमू को पसंद का मतलब भी पता नहीं होता। अब ये लोग आगे उससे कुछ नहीं कहते। लेकिन रात के वक्त आमू इसी बारे में सोचती है कि आखिर पसंद का मतलब क्या होता है, प्यार का मतलब क्या होता है, और इसी वजह से उसके सिर में दर्द होने लगता है। ये देख मोहतरमा कहती है, तुम खुद को इतना फोर्स मत करो, तुम्हें अपने पास्ट के बारे में कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, हम सब है ना यहाँ तुम्हारे साथ, तुम्हारा प्रेजेंट बनकर। अब इसके बाद ऐसे ही वक्त गुजरता है और एक दिन इनके गांव पर डाकू हमला कर देते हैं और वो इनसे इनका सारा सामान लूट लेते हैं। लेकिन तभी वहाँ गाना गाते हुए बाओ बाओ आती है, लेकिन आमू को देख एक लुटेरा उसे पकड़ लेता है। वो उसके साथ कुछ गलत करना चाहता था। जूहुआ के पिता जाकर इन डाकुओं से कहते हैं कि प्लीज इसे छोड़ दीजिए, लेकिन वो डाकू गुस्से में आकर उनकी गर्दन को काट देता है। ये देख जूहुआ उनसे लड़ने जाता है पर वो डाकू एक लात मार के उसे वहीं पटक देता है। और अब अपने परिवार की ये हालत देख मोहतरमा यहाँ रोने लगती हैं। ये देख बाओ बाओ को बुरा लगता है और वो उनके पास आकर कहती है, ये सब देख मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मैं आप सबको फिर से हंसता मुस्कुराता देखना चाहती हूँ। क्या इसे ही प्यार करना कहते हैं? आपको खुश करने के लिए मुझे क्या करना होगा? पर मोहतरमा कहती है, मेरे पति मर चुके हैं और तुम मुझसे पूछ रही हो कि तुम मुझे खुश कैसे कर सकती हो? तो इन सभी को मार दो, इन सब डाकुओं को मार दो। ये बात सुनते ही बाओ बाओ एक डाकू में अपना हाथ मारती है जिससे उसके दांत टूट जाते हैं। और जब वो डाकू पलटवार करने आता है तब बाओ बाओ अपने हाथ से ही उसकी गर्दन को काट के उसे खत्म कर देती है। और जब बाकी के डाकू उस पर हमला करने आते हैं तब वो उन सभी को खत्म करने लगती है। और इसके बाद जब जूहुआ को होश आता है वो अपने सामने एक बहुत ही खौफनाक मंजर देखता है। और यही मंजर देख बाकी सभी गांव वाले अब बाओ बाओ को एक मॉन्स्टर कहने लगते हैं और वो उसे गांव से बाहर निकल जाने को कहते हैं। और जब आमू जा रही थी तभी उसे रोकने के लिए जूहुआ और उसकी माँ आते हैं, लेकिन अब आमू इस गांव में नहीं रह सकती है। अब यहाँ मोहतरमा कहती है, मैं अब तुम्हें यहाँ रुकने के लिए तो नहीं कह सकती, पर मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारे परिवार को जरूर ढूंढूंगी। और इसके बाद वो बाओ बाओ को पहाड़ों की ओर जाने को कहती हैं। साथ ही उससे ये भी कहती हैं कि आज जिस तरह उसने लोगों को मारा है अब वो ऐसा कभी ना करे। पर वो कहती है कि आज आपने ही तो उन्हें मारने के लिए कहा था। ये बात सुन ये कहती हैं, अब कुछ वक्त के लिए तुम यहीं रहो, हम तुमसे मिलने वापस आएंगे। पर हम देखते हैं कि मोहतरमा अपना सारा सामान लेकर ये गांव छोड़कर ही जा रही हैं। जूहुआ कहता है, लेकिन आपने उससे वादा किया था और अब आप अपना वादा तोड़ रही हैं। उसकी माँ कहती है कि उस लड़की में हमारी तरह जज्बात नहीं है, वो बहुत खतरनाक है। पर दूसरी ओर हम बाओ बाओ को देखते हैं जो इस बरसात भरी रात में भी जूहुआ और उसकी माँ के वापस आने का इंतजार कर रही है। पर जूहुआ तो अपनी माँ के साथ ये गांव छोड़कर ही जा रहा है। अब ऐसे ही थोड़े वक्त बाद हम बाओ बाओ को जंगल में अपनी जिंदगी गुजारते हुए देखते हैं। पर वहाँ एक खौफनाक पांडा उस पर हमला कर देता है, लेकिन इसके बाद वो उस पांडा को कूट देती है। लेकिन तभी उस पांडा का बच्चा बाओ बाओ के पास आता है। वो पांडा अपने बच्चे को दूर कर लेती है। ये देख बाओ बाओ यहाँ से जाते हुए कहती है, अरे हाँ, मुझे तो अपने परिवार को ढूंढना है। अब ऐसे ही 1993 का साल आ जाता है
और हम शहर में जू हुआ को देखते हैं जो अब एक बुढ़ा हो गया है। तभी एक दिन कुछ न्यूज डॉक्यूमेंट में उसे बाव बाव नजर आती है। वो इस फोटो के बारे में पूछता है। उसके सामने बैठा बंदा बताता है कि हाँ ये एक होमलेस लड़की है जो हमें 2 हफ्ते पहले मिली थी और इस वक्त इसे पुलिस स्टेशन की जेल में रखा गया है। अब इसके बाद इन दोनों के बीच कुछ और बातचीत होती है और जू हुआ इस बंदे की कंपनी को ज्वाइन कर लेता है। अब एक रात हम बाव बाव को एक दुकान से खाना लेकर भागते हुए देखते हैं और इसके बाद वो उस खाने को कुछ गरीब बच्चों के साथ बांटती है और ये बच्चे कहते हैं कि पहले आप खाइए, फिर जो बचा रहेगा वो हम खाएंगे। लेकिन बाव बाव तो पूरा खाना खा जाती है और इसके बाद वो दुकानदार इस चोरी के बारे में पुलिस को बताता है। पुलिस पूछती है कि वो चोर दिखता कैसा था। वो बताता है वो बिल्कुल इस लड़की की तरह दिखता था। अरे ये तो वही है। बाव बाव यहाँ फिर से चोरी करने आई थी। अब जब पुलिस उसका पीछा करती है तब वो पुलिस को चकमा दे देती है, लेकिन रास्ते के बीच वो कुछ लोगों से टकरा जाती है और वो लोग वहाँ उसका खाना गिरा देते हैं। तभी वहाँ एक औरत आती है। वो बाव बाव से उसके बारे में पूछती है और उसकी बात सुन वो उससे कहती है तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे परिवार को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगी। लेकिन इसके बाद वो औरत बाव बाव को एक बहुत ही गलत जगह लाती है। बाव बाव को यहाँ बांध कर रखा जाता है और फिर यहाँ कुछ लोगों को उसे बेचा भी जाता है, पर यह बंदा उसे खरीदने से मना कर देता है। सब ये दलाल उसे बताता है कि ये लड़की बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसने हमारे कई सारे आदमियों को हॉस्पिटल पहुंचाया है और चाहे हम इसे कितना ही क्यों ना मान ले ये मरती ही नहीं है। ये बात सुन ये टाइगर नाम का बंदा कहता है मुझे इस लड़की से कुछ अकेले में बात करनी है। अब इसके बाद टाइगर उसके पास जाकर कहता है तुम्हारा नाम बाव बाव है ना, और मैंने सुना है तुम्हारी लड़ने की काबिलियत बहुत ज्यादा अच्छी है। बाव बाव उससे पूछती है कि क्या तुम मेरे बारे में कुछ जानते हो। वो कहता है नहीं, पर मैं एक शख्स को जानता हूँ जो तुम्हें ढूंढ रहा है। अब इसके बाद ये लोग बाव बाव को उस आदमी के पास लेकर आते हैं और दोस्तों जो आदमी बाव बाव को ढूंढ रहा था वो और कोई नहीं जू हुआ था। और बाव बाव को देखते ही वो उसे गले से लगाकर कहता है कि आखिरकार तुम मुझे मिल ही गई, मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा है। और बाव बाव भी जू हुआ को पहचान लेती है, लेकिन इसके बाद वो वहीं बेहोश हो जाती है और उसकी ये हालत देख जू हुआ कहता है कि इसकी ऐसी हालत किसने की। और इसके बाद हम देखते हैं कि जो आदमी बाव बाव को बेच रहा था और जो औरत उसे यहाँ लेकर आई थी उन दोनों को जू हुआ जिंदा दफना रहा है। और उसके बाद बाव बाव ने जू हुआ की कंपनी को ज्वाइन कर लिया, एक्सप्रेस डिलीवरी कंपनी। और अब यही सब बातें जू हुआ जाओ को बता देता है। जाओ पूछता है और मेरे दद्दू उनका क्या। जू हुआ कहता है मैं धीरे धीरे तुम्हें सब कुछ बता रहा हूँ। आमू के मिलने के बाद मैंने उसके परिवार को ढूंढने की कोशिश की और मुझे जानने को मिला कि वो कोशिन वॉर यानी आउटसाइडर्स की वो महान जंग उसमें इन्वॉल्व है। और 12 साल पहले मुझे एक इन्फॉर्मेशन मिली और वो इन्फॉर्मेशन मिलते ही जू हुआ बाव बाव के साथ कहीं जाने के लिए निकल जाता है। और अगले सीन में हम इन्हें एक जंगल में देखते हैं। मौसम बहुत खराब होता है। जू हुआ को मिली इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जितनी भी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक है उन टेक्निक के मास्टर्स आज यहाँ इस जंगल में मिलने वाले हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद इन्हें कुछ लोगों की लाश मिलती है। ये लोग आगे बढ़ते हैं, इन्हें कुछ और लोगों की लाशें मिलती हैं। कुछ नहीं, इन्हें बहुत सारे लोगों की लाशें मिलती हैं। जू हुआ इस बात को लेकर घबरा चुका था कि इतने सारे आउटसाइडर्स को आखिर किसने मारा होगा और वो कितना ज्यादा ताकतवर होगा। इसके बाद ये लोग एक जगह तक पहुंचते हैं और यहाँ पर एक आखिरी क्लैन का मास्टर भी उस एक खतरनाक आउटसाइडर के हाथों मारा जाता है। ये कहता है तुमने हम सबको यहाँ मारने के लिए बुलाया था, है ना। और दोस्तों वो शख्स और कोई नहीं जाओ के दद्दू थे। और वो कहते हैं उस जंग में हम सब ने बहुत पाप किए थे और उन पापों की सजा हम अपनी जान देकर भी नहीं चुका सकते। अब इसके बाद ये दोनों दद्दू के सामने आते हैं, लेकिन यहाँ पर दद्दू बाव बाव को देख दंग रह जाते हैं। इतने सालों बाद भी तुम वैसी की वैसी ही हो। बाव बाव पूछती है कि आप मेरे बारे में कुछ जानते हैं, पर दद्दू कहते हैं शायद से यही भाग्य है। मेरे पास तुम्हें सब कुछ बताने का वक्त नहीं है, पर तुम मेरे पोते जाओ की हिफाजत करना, लेकिन उसकी हिफाजत इस तरह करना कि उसे भी कुछ पता ना चले। जू हुआ पूछता है कि आखिर बाव बाव का तुम्हारे पोते से क्या लेना देना। दद्दू कहते हैं कि लेना देना है, अगर तुम मेरे पोते के करीब रहोगी तब तुम्हें भी तुम्हारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। जू हुआ कहता है आखिर हम तुम्हारी बातों पर यकीन क्यों करें। दद्दू कहते हैं क्योंकि मैं ही उस महान जंग की वजह था, लेकिन प्लीज मेरे पोते की हिफाजत करना, तुम्हें तुम्हारे सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और दोस्तों दद्दू बाव बाव से ऐसा करने के लिए इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि उनके पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। उन्हें आज की लड़ाई में एक ऐसा जख्म लगा है जिसे ठीक नहीं किया जा सकता।
इसीलिए वो बाओ बाओ से कहते हैं कि तुम मुझे खत्म कर दो, क्योंकि मैं तड़प तड़प कर नहीं मरना चाहता। बाओ बाओ पूछती है, अगर मैंने तुम्हारी बात मानी तो क्या मुझे मेरे सवालों के जवाब मिल जाएंगे? दद्दू कहते हैं कि ये तो सिर्फ वक्त बता सकता है, तुम्हें बस सही वक्त के आने का इंतजार करना होगा। और इसके बाद दद्दू अपनी कोई पावर बाओ बाओ को दे देते हैं ताकि वक्त आने पर बाओ बाओ वो ताकत जाओ को दे सके। लेकिन ऐसा करने की वजह से अब दद्दू को बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगती है। वो कहते हैं, मैं जितना कर सकता था मैंने कर दिया है, अब मुझे कोई पछतावा नहीं है, अब प्लीज बाओ बाओ मुझे मार दो। और इसके बाद बाओ बाओ दद्दू को खत्म कर देती है। अब इसके बाद से बाओ बाओ जाओ के ऊपर नजर रखने लगती है और इसी तरह 12 साल भी गुजर जाते हैं। वो 12 सालों से छुप छुप कर जाओ पर नजर रखती आई है, उसका ध्यान रखती आई है। और दद्दू से किया गया वादा निभाने के लिए जब वो जाओ से पहली बार मिली तब उसने जाओ को नहीं पहचाना। पर यहाँ जाओ को ये सब बिलीव करने में बहुत दिक्कत आ रही थी। जो हुआ कहता है, मैं जानता हूँ कि ये सब पर यकीन करना मुश्किल है, पर तुम्हें यकीन करना होगा। और वैसे मैंने तुम्हारे दद्दू के बारे में भी जानने की कोशिश की है। सन 1944 में तेनशिफू से एक आउटसाइडर अचानक गायब हो गया था। तेनशिफू ने उस आउटसाइडर के सारे सबूतों को मिटा दिया, पर वो आउटसाइडर आज के करंट के तेनशिसामा का एक फेलो डिसाइपल था और वो शख्स ही था जाओ का दद्दू। जाओ, तुम्हें आने वाले टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करके तेनशिसामा से मिलना होगा, तभी तुम्हें तुम्हारे सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। लेकिन इसके बाद जुहुआ की हालत बिगड़ने लगती है। वो कहते हैं, अब बस मेरी जिंदगी में एक पछतावा रह गया है कि मैं तुम्हारे परिवार को ढूंढ नहीं सका आमू। लेकिन अब यहाँ बाओ बाओ उनके माथे पे हाथ रख के वही गाना गाने लगती है जो उनकी माँ गाया करती थी। और इसी तरह जुहुआ हमेशा हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और उनकी आंखों के सामने उनकी पूरी जिंदगी कुछ पलों में रिवाइंड होती है। अब अगले सीन में हम इन सभी को जुहुआ की कब्र के पास देखते हैं। उनकी मौत हुए 2 दिन हो चुके हैं और 2 दिन से जाओ ने इन्हें कोई भी कांटेक्ट नहीं किया है। लेकिन आज जाओ यहाँ आता है, वो इनकी कब्र के पास प्रार्थना करता है और कहता है, अब मैं समझ चुका हूँ कि मेरे दद्दू क्या चाहते थे, लेकिन अब मैं सच्चाई जानना चाहता हूँ और सच्चाई जानने के लिए मैं उस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करूंगा और उसके लिए मैं अब कड़ी ट्रेनिंग करूंगा। और जाओ के यही कहते ही ये सीजन एंड होता है। तो कमेंट करके जरूर बताना कि क्या तुम्हें इस कहानी का सीजन 2 चाहिए। और हाँ, इतने दिन से वीडियो इसीलिए नहीं आए हैं क्योंकि हमारे चैनल पर फिर से स्ट्राइक आ गई थी, तो उन्हें हटाने में वक्त लग गया। और हाँ, इस वीडियो को लाइक हाइप जरूर कर देना जिससे इसे थोड़ी रीच मिले प्लीज। एंड मैं मिलता हूँ तुमसे जल्दी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।